अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। विजुअल बेसिक का हम कोर्स देखने लगे हैं। आज हम फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम बुक से भी देखेंगे और बुक के अलावा हम इसके एक एमसीक्यूज़ टाइप भी करेंगे। एमसीक्यूज़ के अंदर आप लोगों को मैंने नीचे एक लिंक दिया हुआ है, आप पूरा ये लेक्चर समझने के बाद उस लिंक को ओपन करिएगा और उसमें एक टेस्ट है। टेस्ट दे के अपनी आप एवेल्यूशन खुद भी कर सकते हैं, नहीं तो हम इसके अंदर भी कोर्स को करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर को। चैप्टर को हम तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर एक चैप्टर क्लियर किया करेंगे, फिर उसका एक एमसीक्यूज टेस्ट हुआ करेगा। वो आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा, उसके अंदर आप उसको टेस्ट की प्रिपरेशन करें कि किस तरह से एमसीक्यूज आते हैं, और बाकी मैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी आपको बता दूंगा किस तरह से आते हैं। अच्छा, इस वीडियो के अंदर अब हमने क्या क्या देखना है, कितना देखना है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इस वीडियो का ये हमारा पहला पार्ट ही चल रहा है। पहले पार्ट के अंदर हम सिर्फ देखेंगे हमारे तकरीबन 7 चैप्टर्स। 7 चैप्टर के अंदर कौन कौन सा है? इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, इंट्रोडक्शन टू विजुअल बेसिक, मैनेजिंग फॉर्म्स, प्रोग्रामिंग इन विजुअल बेसिक। यहां से हमारे पास प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर कंडीशनल स्ट्रक्चर है, और हमारे पास लूपिंग स्ट्रक्चर है, और अरेज है। यहां तक तकरीबन 7 चैप्टर जो है हम ये इस वीडियो के अंदर हम इसको कवर करेंगे। आप लोगों ने देखनी है इस वीडियो को, मैं एक एक चैप्टर बनाया करूंगा, उस एक चैप्टर का फिर एक टेस्ट हुआ करेगा। आप लोग चाहे तो उस वीडियो का उस चैप्टर का टेस्ट भी दे सकते हैं, चाहे तो मैं उसको सॉल्व भी करके दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले जरूरी बात है आपके लिए कि आप इसके अंदर अपनी एक पेन पेंसिल एक रजिस्टर लेके रखें, क्योंकि जो टॉपिक मैं बताऊंगा वो आप लोग राइट डाउन करें, क्योंकि राइट डाउन करने के बाद फिर ये है कि जब एमसीक्यूज आएंगे तो वो आपको काफी फायदा होगा जो आपने लिखा होगा। तो स्टूडेंट, इस वीडियो को भी यहाँ पे आप लोग पॉज करें और अपने पास पेंसिल और पहले रजिस्टर रखें, उसके बाद इसको रिज्यूम करें। अच्छा, मुझे लगता है अब आप लोग ले आए होंगे, तो अपने तैयार हो जाएं कि अब हमने तैयारी क्या करनी है। हम फर्स्ट चैप्टर से तैयारी शुरू करें, क्योंकि आपको पता है ये हमारे पास जो है इसको देखना है हमने ओवरऑल बुक को, और तैयारी करनी है इस तरह से कि हमारा पेपर भी अच्छे से सॉल्व हो जाए। अच्छा स्टूडेंट, हम देखने लगे सबसे पहले बुक में प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग है। अच्छा स्टूडेंट, अगर आप लोगों को बुक नजर ना आ रही हो तो उसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, मैं आप लोगों को पढ़ के बता दूंगा, साथ में मैं ये रजिस्टर पे भी राइट डाउन कर दूंगा, तो आप लोगों को कोई इशू नहीं होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है। कोई भी हमारे पास अगर प्रोग्रामिंग अगर आप लोग कर रहे हो तो प्रोग्रामिंग में सबसे जरूरी बात क्या होती है, या आप लोग लैंग्वेज क्यों पढ़े, कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको सोल्यूशन के लिए हम प्रोग्रामिंग करते हैं। तो प्रोग्रामिंग की रीजन क्या होती है? प्रोग्रामिंग करने की रीजन, सबसे बड़ी रीजन ये है कि कोई भी प्रॉब्लम हो उसको आपने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपके पास यही बात की गई है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग किस तरह से होती है कि बाय प्रोग्राम होती है, एल्गोरिदम उसका बनाया जाता है, और फ्लो चार्ट होता है। अब प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है, मतलब कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो आप लिखते हैं और कंप्यूटर उसको चेक करता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर हमारे पास क्या है? एक प्रोग्राम होता है जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, उसके अलावा एल्गोरिदम होता है। एल्गोरिदम हमारे पास क्या चीज होती है? आपके पास वो सिनेरियो, मतलब मैं आप लोगों से कहता हूँ कि एक मसला हो गया, कोई मसला हो गया, तो उसको आपने सॉल्व करना है, तो उसका हल निकालना है। उसका हल निकालने को हम क्या कहते हैं? एल्गोरिदम। अब एल्गोरिदम की कोई एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ। मैं आप लोगों से कहता हूँ कि कॉलेज आप लोगों ने आना है, और कॉलेज का गेट आप लोगों के पास बंद है। अब लोग आप लोगों के पास एक मसला आ गया कि कॉलेज आपने पहुंचना है, लेकिन कॉलेज का मेन गेट बंद है। तो आप उसको किस तरह से ओवरकम कर सकते हो, या किस तरह से आप इसका सोल्यूशन क्या निकालोगे? आप लोग सोचोगे एक बैक गेट भी है, हम बैक गेट से आते हैं। तो ये प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन बनाना, इसको हम एल्गोरिदम कहते हैं। मतलब एल्गोरिदम, आपके पास कंप्यूटर के अंदर कोई भी मसला आ जाएगा तो उसका एक सोल्यूशन बनाना, अगर आपके पास सही तरीके से बनता है, वैसे तो हम सही तरीके से बनाएंगे, और उसके अलावा हमारे पास काफी सारे तरीके होते हैं जिस तरह से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एल्गोरिदम असल में एक तरीका है कि हमने सोचना है कि जो हमारे पास मसला आ गया उसको हम सॉल्व कैसे करें। इसके बाद हमारे पास प्रोग्राम है। प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल कंप्यूटर व्हाट टू डू, इज कॉल्ड प्रोग्राम। हमारे पास ऐसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि उसने क्या काम करना है। अब क्या काम करने से क्या मुराद है? जिस तरह आपके पास कंप्यूटर के अंदर कोई भी चीज ले लें, कोई भी सॉफ्टवेयर ले लें, तो कोई भी सॉफ्टवेयर जिस तरह वीएलसी है, वीएलसी के अंदर आपके पास एक प्ले का बटन होता है। आप कोई भी वीडियो के ऊपर प्ले का जब बटन क्लिक करेंगे तो वो वीडियो चल जाएगी। वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है कुछ। वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या काम करती है? प्ले के लिए काम करती है। इसी तरह हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है पॉज के लिए।
जब आप प्ले करते हो तो उस वीडियो का जो उस बटन का जो आइकन है वो चेंज हो जाता है। आइकन क्या बन जाता है, उसके बाद आपके पास पॉज का बटन बन जाता है। जैसे ही आप पॉज पे क्लिक करते हो तो वो आपके पास पॉज हो जाती है। तो इस तरह आपके पास क्या होता है, ये चेंज होता रहता है। प्रोग्राम आपके पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो आप एक बटन के पीछे लिखते हो। बटन दबाने से कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन चलती हैं, बटन दबाने से कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन चलती हैं। ये आप राइट डाउन कर लें, लिख लें, याद कर लें। एडवांटेजेस ऑफ प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग करने से क्या फायदे होते हैं, ये कोई इतने ज्यादा बेसिक है तो इसमें कोई खास नहीं है। डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम कैन सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स बाय गिविंग इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर। अगर हम काफी सारे मसलों का हल कर सकते हैं। अ कंप्यूटर कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म अ टास्क रिपीटेडली एंड क्विकली। जिस तरह हम लूपिंग के अंदर देखेंगे कि एक ही काम को हम बार बार कर सकते हैं। जिस तरह आप वीएलसी के अंदर भी गाना चलाते हो तो आप उस पर एक लूप लगा देते हो, वो गाना फिर बार बार चलता रहता है। हम लूप्स के काम भी कर सकते हैं। आप प्रोग्राम कैन प्रोसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इजीली। कंप्यूटर के अंदर आप काफी सारी कैलकुलेशन इजीली कर लेते हो। एक्सेल शीट्स आप लोगों ने काम किया होगा या इस तरह से डाटा के ऊपर काम आपने किया होगा कैलकुलेटर्स पे, तो वो काफी सारे काम कर लेता है। A program can process a large amount of data easily. काफी बड़ा डाटा वो इजीली कर लेता है। इस तरह स्टाइलिंग है, कोडिंग है, सारा कुछ कर सकते हैं। अब एल्गोरिथम हमारे पास क्या होता है? एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एल्गोरिथम क्या होता है? एक मसला है, उस मसले को हल करने का हमारे पास जो तरीका है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो है, उसको हम क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम है। तो ये बात याद रखने वाली है। एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम। द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बिकम सिंपलर एंड इजियर व्हिच हेल्प्स ऑफ एल्गोरिथम। अच्छा, मेरे पास काफी कॉम्प्लेक्स एक आ गया स्ट्रक्चर कि मैंने उसे सॉल्व करना है। तो अगर तो मैं उस तरह वैसे ही आम रूटीन में करना शुरू कर दूंगा तो मेरे लिए बड़ा मसला है। लेट्स सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास मैंने गिनती लिखनी है 1 से लेके 100 तक या 1 से लेके 1000 तक या कितनी मर्जी लिखनी हो। मैंने 1 2 3 4 और ये ओवरऑल लिखते जाना 1000 तक। अगर मैं अब अपने हाथ से ये लिखना शुरू करूंगा तो ये बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा इसको लिखने में। इसलिए मैं एक एल्गोरिथम लिखता हूँ। मैं एल्गोरिथम लगाता हूँ लेट्स सपोज फॉर लूप का। मैं कहता हूँ आई इक्वल्स टू, मेरे पास 1 है, 1 से ये शुरू होगा और आई मेरे पास कहां तक होना चाहिए? आई मेरे पास कहां तक होना चाहिए? 1000 तक। मैं कहता हूँ आई मेरे पास क्या है? 1000 तक। और आई के अंदर मेरे पास क्या होना चाहिए? प्लस प्लस। सिर्फ इस एक लाइन लिखने से मेरे पास क्या हुआ? ये इतनी बड़ी गिनती लिखी गई। अब आप देख रहे हैं एल्गोरिथम का क्या फायदा है। एल्गोरिथम का फायदा ये होता है कि हम उससे अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। फॉर लूप के अंदर मैंने आई इक्वल्स टू 1 रखा, आई इक्वल्स टू 1000 रखा। और अच्छा, ये आप लोगों को समझ अभी लग नहीं रही होगी कि ये क्या है। अगर किसी को लग रही तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको आगे जब लूप का चैप्टर स्टार्ट होगा तो ये आपको अच्छे से बताऊंगा। अभी सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा हूँ एल्गोरिथम आप लोग देखते हो कि आपके लिए कौन सा सबसे बेहतर है। आपके लिए फॉर लूप अच्छा है, डू लूप अच्छा है, व्हाइल लूप अच्छा है, आपके पास इफ कंडीशन सही से काम होगा। आप लोग ये सोचते हो कि आपके पास किस तरह से काम होगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एल्गोरिथम हमारे पास क्या होता है? फॉलोइंग आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ एल्गोरिथम। द गिवन प्रॉब्लम शुड बी ब्रोकन इनटू सिंपल एंड मीनिंगफुल स्टेप्स। क्या होता है? आपके पास कोई भी मसला आ जाए, आपने उसको सबसे पहले तो तोड़ना है, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना है और ऐसे पार्ट्स में तोड़ना है कि वो आपके कोई मीनिंगफुल सेंटेंस भी हो या मीनिंगफुल उसका कोई प्रोसेस भी हो। द स्टेप शुड बी नंबर्ड सिक्वेंशियली। आपने उसको नंबर देना है 1 2 3 4 5, जितने भी स्टेप बनेंगे। द स्टेप शुड बी डिस्क्रिप्टिव एंड रिटन इन सिंपल इंग्लिश। अच्छा, आप लोगों को एक बात याद रखनी है कि आप लोग ये कोडिंग देख रहे हो या लैंग्वेज देख रहे हो, विजुअल लैंग्वेज, इसके अंदर कोई इतना बड़ा प्रोग्रामिंग को सोच के अगर आप लोग करोगे ना तो मुश्किल है। अगर आप ये लोग सोच के करोगे ना ये इंग्लिश है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। मैं आप लोगों को अब एक एल्गोरिथम का दिखाता हूँ कि क्या होता है। लॉजिक डिजाइन होता है और कोडिंग होता है। लॉजिक डिजाइन जिसके अंदर हम देखते हैं कि हमने किस तरह से उसकी कोडिंग करनी है, उसको उसके ऊपर काम करना है। अब लॉजिक डिजाइन इज द पार्ट ऑफ द लॉजिक ऑफ प्रोग्राम इज डिजाइंड वो स्पेसिफाई डिफरेंट स्टेप रिक्वायर्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड द सीक्वेंस ऑफ दी स्टेप्स। लॉजिकल डिजाइन के अंदर क्या होता है? हम उसका डिजाइन बनाते हैं। कोडिंग के अंदर हम जस्ट कोडिंग करते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाता हूं तो आप लोगों को ज्यादा इजीली क्लियर हो जाएगा। तो इसकी एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर बनाता हूं, मैंने ये क्या किया? स्टार्ट किया। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपने क्या काम करना है। पहला स्टेप आपके पास क्या होगा? स्टार्ट। दूसरा स्टेप आपके पास क्या है? आपने एक इनपुट देनी है। अब मेरे पास प्रॉब्लम है
कि मैंने दो इंटीजर को ऐड करना है। मेरे पास प्रॉब्लम क्या है, एडिंग ऑफ टू नंबर। मैंने एडिंग ऑफ टू नंबर, यहां पे नंबर लिख देता हूं। अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, एडिंग ऑफ टू नंबर्स। मैंने दो नंबर्स को ऐड करना है, ये मेरे पास सबसे पहला मसला है। कहां से शुरू होगा, सबसे पहले एक स्टार्ट होगा, उसके बाद हमने इनपुट देनी है ए। मैं क्या करूंगा, इनपुट ए दे दी। इसके बाद मैं देता हूं तीसरा काम, क्या करूंगा, इनपुट बी। अब मैंने दो नंबर्स लेने हैं, दो नंबर्स को ऐड करना, तो मेरे पास क्या होंगे, दो मैंने वेरिएबल ले लिए, ए और बी। चौथा स्टेप मेरे पास क्या होगा, इनको मैंने टोटल करना है। टोटल से मुराद क्या होगा, ए प्लस बी। पांचवा स्टेप क्या होगा, जो मैंने इनको प्लस किया है, जो इनका आंसर आएगा उसको मैंने डिस्प्ले करना है। छठा स्टेप क्या होगा, जब ये काम हो जाए, अगर स्टार्ट हुआ तो उसको खत्म भी होना चाहिए, तो इसको मैं एग्जिट करवा देता हूँ। ये फंक्शन जो मेरे पास चल रहा है। अच्छा, अब आप लोगों को समझ लग गई होगी, एल्गोरिदम के अंदर मैंने कुछ भी खास नहीं लिखी, कोई कोडिंग नहीं लिखी, कुछ ऐसा नहीं लिखा। एल्गोरिदम होता क्या है, मैं कहा दो नंबर्स को ऐड करने के लिए एक एल्गोरिदम लिखो। वो एल्गोरिदम क्या होगा, एक चीज स्टार्ट होती है, मैंने कुछ इनपुट लेना है। लेट्स सपोज अगर मैं इसको एक फंक्शन में भी परफॉर्म करता हूँ, यही सारे काम अगर मैं एक वेरिएबल के थ्रू करूंगा तो ये इस तरह से हो जाएगा कुछ। अच्छा स्टूडेंट, अभी आप लोगों ने देखा है जिस तरह मैंने एल्गोरिदम लिखा है, अगर इसी का मैं एक कोड लिखता तो वो क्या होता। मैंने उसके अंदर कुछ स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज ऐड करनी थी, बल्कि इसको हम देखते हैं नेक्स्ट। अब आप एल्गोरिदम को जस्ट अपने ज़हन में रखें। एल्गोरिदम होता क्या है, इंग्लिश फॉर्म के अंदर आपने चीजों को लिखना है, इनपुट करना है, स्टार्ट करना है, उसको इनपुट करना है ए बी, और उसके बाद उनको हमने जमा करना है, तो जमा हो जाएगा, मतलब ए प्लस बी हो जाएगा, और उसको हमने डिस्प्ले करना है और एग्जिट। बस इतना काम। एल्गोरिदम इतने मुश्किल नहीं होता है, एल्गोरिदम को समझना आसान है। एल्गोरिदम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होती है, इंग्लिश फॉर्म में होती है, तो वो उस लिहाज से काफी इजी होता है। एडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिदम हमारे पास क्या है। अच्छा, आप लोगों को अगर स्टूडेंट ये नजर आ रहा है तो आप सेकंड एग्जांपल भी देख सकते हैं कि उसने हमें क्या कहा था, फॉलोइंग एल्गोरिदम कैलकुलेट द एरिया ऑफ द सर्कल व्हेन द रेडियस इज गिवन। रेडियस गिवन है, हमने एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने का हमारे पास तरीका क्या होता है, पाई इंटू आर का स्क्वायर। अब आर हमारे पास उसने रेडियस दे दिया हुआ है, पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 3.14, और रेडियस हमारे पास क्या है, उसने दिया हुआ है। अच्छा स्टूडेंट, अगर आप लोगों को ये नजर आ रहा है तो फिर हम देखते हैं दोबारा एक और एग्जांपल। द फॉलोइंग एल्गोरिथम कैलकुलेट द एरिया ऑफ द सर्कल व्हेन द रेडियस इज गिवन। रेडियस हमारे पास गिवन है, हिंट उसने दिया हुआ है, एरिया हमारे पास कितना है 3.14 इंटू रेडियस। तो असल में हम इसे सॉल्व नहीं कर रहे, जस्ट हमने इसका एल्गोरिदम लिखना है। एल्गोरिदम क्या होता है, एक स्टार्ट होगा, इनपुट रेडियस होगा, रेडियस जो भी उसने दिया होगा, एरिया फाइंड करने का तरीका क्या है, 3.14 इंटू रेडियस का स्क्वायर, मतलब आर का स्क्वायर। तो आर का स्क्वायर लिखने के बजाय हमने क्या किया, इंटू आर। कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर हमने क्योंकि आर का स्क्वायर लिखना हो तो हम आर इंटू आर कर देंगे। तो ये काम है, इतना मुश्किल काम नहीं है, आसान है। तो एल्गोरिदम लिखना जो है वो फिर मैं एक दफा बता देता हूँ। एल्गोरिदम लिखने का मकसद है कि आपने एक प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन कर लेना है स्टेप में, और इंग्लिश फॉर्म के अंदर अपनी जो आपको समय लगती है, जितनी इंग्लिश समय लगती है वो आपने लिखनी है। और इसके स्टेप आप लोग एक दफा देख लेंगे तो बहुत ईजी है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बता दिया हुआ है कि स्टार्ट होगा, फिर आपने कुछ इनपुट देनी है, फिर उस पर कुछ कैलकुलेशंस करनी है, कैलकुलेशन करने के बाद उसको प्रिंट करना है, डिस्प्ले करना है, और उसको एंड कर देना है। ठीक हो गया स्टूडेंट। एडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिथम, हमारे पास रिड्यूस कंप्लेक्सिटी को वो रिड्यूस कर देता है। हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है इसके अंदर फॉर लूप लग रहा है, इफ लग रहा है, स्विच लग रहा है, क्या लग रहा है, मतलब इतना हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं होता। कोडिंग के बीच में हमने जरूरत नहीं है कि क्या करना है। इसके बाद हमारे पास इसके साथ हमें क्या हो जाता है फायदा, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई है, तो मतलब हमें ये जरूरत नहीं होती कि कौन से लैंग्वेज में हम काम करें। ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हमें आसान होता है समझने के। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं फ्लो चार्ट्स की। अब फ्लो चार्ट हमारे पास क्या होते हैं। फ्लो चार्ट बिल्कुल सिंपल है। फ्लो चार्ट अगर आप लोगों से मैं कहूं कि आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, वो बहुत कॉमन है, आप लोगों ने कार्ड्स देखे होंगे, कुछ दफा कार्ड्स होते हैं।
और कार्ड्स के पीछे ना एक बना होता है, रास्ता बना होता है कि यहाँ से आपने यहाँ पे आना है, यहाँ पे एक चौक होगा, फिर यहाँ पे मूव करना है, फिर यहाँ पे आपने मूव करना है। ये मैप की एग्जांपल ले लो, ये सिंपल मैप ही है। यहाँ से आपने यहाँ पे मूव करना है, फिर यहाँ पे मूव करना है, फिर यहाँ जाना है, और यहाँ पे हमारी एक दुकान है। इस तरह के आपने बहुत सारे मैप्स देखे होंगे। तो इसी तरह डाटा फ्लो है। अब ये डाटा फ्लो की अगर मैं एग्जांपल लूं, मैं कहता हूं मेरे पास 100 तक गिनती प्रिंट हो। मैं कहता हूं मेरे पास 100 तक गिनती प्रिंट हो। मैंने फॉर लूप लगाना है। इसको मैं डाटा फ्लो के थ्रू अगर करता तो मैं क्या करता, मैं उसका एक स्टार्ट लेता हूं। स्टार्ट मेरे पास आगे क्या है, मैं कहता हूं मेरे पास आई अभी स्टार्टिंग में क्या है, 0। आई मेरे पास क्या है, 0 है, और वो मूव करेगा। मुझे क्या लेना था, आई जब तक इक्वल्स टू 100 नहीं होता। आई मेरे पास जब तक इक्वल्स टू 100 नहीं होता। तो यहाँ पे हमारे पास डाटा मूव हुआ है, ये डाटा यहाँ पे गया, और ये हमारे पास फिनिश हुआ है, एंड हुआ है। अच्छा, यहाँ पे अभी तक मैंने कोई अभी आपको वो नहीं बता रहा कि डाटा फ्लो के अंदर कि हमारे पास कौन सी चीज क्या करती है। जस्ट एक अभी आप लोगों को आइडिया दे रहा हूँ कि हमारे पास क्या क्या होता है इसके अंदर। मैं आप ये देखो, स्टार्ट हुआ, आई मेरे पास क्या था, इक्वल्स टू 0। मुझे करना क्या था, आई इक्वल्स टू 100। मेरे पास इंक्रीमेंट कितना होना चाहिए था, 1 का। तो मैं इसको आई प्लस 1 कर देता हूँ। जब मेरे पास आई प्लस 1 होगा तो 0 प्लस 1 यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, आई इक्वल्स टू 1, जो कि इक्वल्स टू 100 नहीं है। वो इस कंडीशन के साथ चेक करेगा क्या आई इक्वल्स टू 100 है, नहीं है। आई इक्वल्स टू 100 नहीं है, आई इक्वल्स टू 1 है। वो दोबारा उसको ऊपर ले जाएगा, और इसको यहाँ पे अब देखो तो मेरे पास आई इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 हो गया। 1 के अंदर फिर 1 ऐड होगा। 1 यहाँ पे मैं लेट्स सपोज प्रिंट करवा देता हूँ, ये मेरे पास 1 आ गया। 1 मेरे पास फिर दोबारा इधर आएगा। अब ये 1 प्लस 1 2 हो गया। 2 भी इक्वल्स टू 100 नहीं है, तो वो दोबारा ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास ये क्या बन गया, 2, और 2 यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब 2 प्लस 1 मेरे पास क्या बन जाएगा, 3। इसी तरह मेरे पास लूप चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। कब तक चलेगा, जब तक कि i इक्वल्स टू यहाँ पे हमारे पास 100 नहीं आ रहा था। जैसे i इक्वल्स टू 100 और ये 100, जब हमारी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, जैसे ही हमारी कंडीशन फुलफिल होगी, वो हमारे पास टर्मिनेट हो जाएगी। ये हमारे पास गिनती चलती जा रही, और कहाँ तक चलेगी, 100 तक ये हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। तो ये आप लोगों को आई थिंक समझ लग गई होगी कि किस तरह से हमारे पास डाटा फ्लो कर रहा है। डाटा फ्लो के अंदर मैंने यहाँ पे कोई प्रोग्राम लिखा नहीं है, जस्ट मैंने एक ये दी हुई है कि यहाँ से डाटा यहाँ मूव होगा, यहाँ से डाटा यहाँ मूव होगा, ये इधर प्लस होगा तो इधर आएगा, माइनस होगा तो इधर होगा। इस तरह से हमने करना होता है। सिर्फ डाटा को हमने देखना है कि वो कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है। तो अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हमारे पास इनपुट्स के लिए क्या यूज होती है चीजें। अब हमारे पास जो इनपुट के लिए है या आउटपुट के लिए है, वो किस तरह से शो होता है, इस तरह से। एक हमारे पास पैरेललोग्राम, और अगर हमारे पास एक प्रोसेस होता है, तो प्रोसेस किस तरह से, ये हमारे पास क्या है, इनपुट या आउटपुट। ये हमारे पास क्या है, इनपुट या आउटपुट के लिए हम शो करते हैं। अब ये हमारे पास क्या होगा, एक रेक्टेंगल हमारे पास क्या होती है, ये प्रोसेस करने के काम आती है। कोई भी प्रोसेस हो रहा होगा तो वो किस में लिखेंगे, हम रेक्टेंगल के अंदर लिखेंगे। इसी तरह कोई भी सिलेक्शन लेनी है कि ये काम होगा कि नहीं होगा, उसके लिए हमारे पास क्या है, डायमंड। ये हमने सिलेक्शन के लिए लिया। अब स्टार्ट अगर मुझे करना है तो ये मेरे पास थोड़ा सा गोल होगा, स्टार्ट करना है या एंड करना है, तो उसके लिए मेरे पास क्या है, ये गोल हो गया। इसके अलावा फ्लो लाइंस है। लाइंस का तो आप लोगों को आइडिया होगा, लाइंस क्या होती हैं, मतलब ऊपर मूव करना, नीचे मूव करना। ये जिस तरह ऊपर नीचे दाएं बाएं मूव करने के लिए हमारे पास क्या होती है, लाइंस होती है। तो अच्छा, क्लास में ये रेज करने लगा हूँ, तो आप लोग इसे नोट करने, ये नोट करना जरूरी है, क्योंकि आगे जो मैंने एग्जाम्पल करवानी है उसमें सारी यूज होंगी। तो ये मैं रेज कर रहा हूँ, तो आप लोगों ने आई थिंक नोट कर ली होगी। अगर नहीं नोट की तो वीडियो थोड़ी सी पीछे करके इसको दोबारा नोट कर लें, क्योंकि ये हमने यूज करनी है। अब फ्लो लाइंस के बारे में मैं बात कर रहा था। फ्लो लाइंस मेरे पास क्या होती हैं, मतलब लेफ्ट साइड पे मैं मूव करना चाहता हूँ, या राइट साइड पे मूव करना चाहता हूँ, या टॉप पे करना चाहता हूँ, या बॉटम पे करना चाहता हूँ, वो आप लोग देख सकते हो। ये आपके पास क्या कहलाती है, फ्लो लाइंस। इसके बाद आपके पास कनेक्टर होता है, मतलब अब फ्लो लाइन है, दो फ्लो लाइन कहीं से निकल रही है, और वो दो फ्लो लाइन एक ही जगह पे जा रही है, तो वो मैं क्या करूंगा, दो फ्लो लाइंस को जस्ट लेट्स सपोज
यहाँ पे इसको कनेक्ट करवा के एक नई इनपुट, एक नई आउटपुट जनरेट करवा दूंगा। तो ये कनेक्टर होता है। ये हमारे पास क्या है, इसके नीचे लिख देता हूँ फ्लो लाइंस। ये हमारे पास क्या है, कनेक्टर। ये हमारे पास क्या है, कनेक्टर। उसके अलावा हमारे पास क्या होते हैं, अब हमने सिर्फ इसको देखना है कि किस तरह से काम हो रहा है, इसके अंदर कोई इतना बड़ा काम नहीं है। इससे पहले वाली एग्जांपल हमने ये की थी कि दो नंबर्स को हमने ऐड किया था और उन नंबर्स को हमने सम निकाला था, दो नंबर्स का हमने सम निकाला था। उसके अंदर पहले वाला जो काम किया था उसके अंदर हमने नंबरिंग लिखी थी 1 स्टार्ट, सेकंड इनपुट 1, थर्ड इनपुट 2, फोर्थ हमने उन दोनों को टोटल सम कर देना है, फिफ्थ डिस्प्ले करना है, सिक्स हमने उसको ऐड कर देना है। ये काम किया था। अब हमने फ्लो चार्ट के थ्रू अगर हम इसको देखते हैं तो फ्लो चार्ट के अंदर क्या होगा, फ्लो चार्ट के अंदर मैंने आपको बताया था स्टार्ट का हमारे पास एक सिंबल होता है। स्टार्ट का सिंबल आप लोगों को याद होगा, ये हमारे पास क्या है, स्टार्ट है। मैंने चीज को स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने के बाद मैंने क्या लेनी है, इनपुट्स लेनी है। मैंने आपको बताया था इनपुट के लिए कौन सा होता है, ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम टाइप होता है। अब मैंने क्या लेनी है, इसके अंदर इनपुट लेनी है। इनपुट कौन कौन सी लेनी है, ए और बी। हमने ए और बी की दो इनपुट्स ले ली। अब मुझे इस पे प्रोसेस करना है। प्रोसेस के लिए मैंने आपको क्या बताया था, हमारे पास एक रेक्टेंगल होता है, इसके अंदर हमारे पास प्रोसेस क्या होगा, सम होगा। सम क्या होगा, ए प्लस बी। ए प्लस बी का हमारे पास इसमें क्या हो गया, प्रोसेस होगा। उसके बाद मैंने क्या करना है, डिस्प्ले कर देना है। मैंने आपको कहा था इनपुट और आउटपुट के लिए हमारे पास क्या होता है, ये वाला यूज होता है। इसके बाद एंड और स्टार्ट के लिए बताया था, ये हमारे पास ये थोड़ा सा एंड से एज से गोल होता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फंक्शन एंड। एल्गोरिदम और इसमें कोई खास फर्क नहीं है, आप लोगों ने थोड़ा सा नोट किया होगा। तो एल्गोरिदम सेम, जिस तरह एल्गोरिदम मैंने लिखा था वही इसके स्टेप है। वो उसके यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, फ्लो लाइंस बन जाती हैं कि ये हमें बता रहा होता है, ये स्टार्ट का सिंबल है। अगर यहाँ से मैं इसको स्टार्ट को हटा भी दूं तो आपको पता होगा ये स्टार्ट हो रहा है। अगर यहाँ से मैं ये हटा भी दूं तो आपको पता होगा कुछ इनपुट्स आ रही हैं। ये आपको बता रहा है कि प्रोसेस हो रहा है, ये आपको बता रहा है कुछ आउटपुट जा रही है, और ये फिर हमारे पास एंड पे एंड हो रहा है। तो इस तरह से हमारे पास काम होता है। इसे इसके अलावा हमने पहले एक डाटा फ्लो के अंदर एक की थी एग्जांपल, जिसके अंदर मैंने आपको 1 से लेके 100 तक गिनती जो डिस्प्ले करवाई है, तो वो भी अपने ज़हन में रखें, उसको भी अपने ज़हन में रखें। अब हम देख लेते हैं फर्क क्या होता है दोनों में। हमारे पास एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट के बीच में फर्क क्या है, ये चीज देखते हैं। फ्लो चार्ट, स्टैंडर्ड सिंबल आर यूज्ड टू डिजाइन फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के अंदर सारे सिंबल्स बने हुए हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया है। पैरेललोग्राम किस लिए यूज होता है, इनपुट आउटपुट के लिए। आपके पास रेक्टेंगल किस लिए यूज होता है, प्रोसेसिंग के लिए। आपके पास जो एंड से हमारे पास सर्कल एजेस होते हैं वो किस लिए यूज होता है, इनपुट आउटपुट के लिए। और आपके पास डायमंड शेप किस लिए यूज होती है, डिसीजन के लिए। स्टैंडर्ड सिंबल्स आर यूज्ड टू डिजाइन फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट बनाने के लिए हमारे पास क्या होता है, स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं। एल्गोरिदम में बल्कि ऐसा नहीं होता है। एल्गोरिदम में क्या होता है, जस्ट हमने इंग्लिश लिखनी है। सिंपल इंग्लिश इज यूज्ड टू राइट एल्गोरिदम। जितनी को भी आपको इंग्लिश आती है वो चल जाएगी, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप होता है। फ्लो चार्ट इज मोर टाइम कंज्यूमिंग। फ्लो चार्ट के अंदर हमें पूरे सही स्टेप लिखने होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता आपने डिसीजन लेना है और आप डिसीजन के लिए उसके अंदर रेक्टेंगल लगा दो, ऐसा नहीं हो सकता। स्टार्ट के लिए आप डायमंड लगा दो, इस तरह नहीं होगा। आपको हमेशा ये चीज का ख्याल रखना है कि स्टार्ट करना है तो एजेस आपके पास सर्कल, एंडिंग करना है तो आपके पास एजेस सर्कल में आएंगे, या डायमंड अगर यूज करना है तो आपके पास डिसीजन के लिए होगा। तो इन चीजों का खास ख्याल रखना होता है। तो फ्लो चार्ट इज मोर टाइम कंज्यूमिंग, एल्गोरिदम इज लेस टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि इस एल्गोरिदम के अंदर आपने कुछ सोचना नहीं है, आपने स्टेप बाय स्टेप लिखना है। जैसे मैं यहाँ से कहता हूँ कि मैंने यहाँ से नीचे जाना है, मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ तो मुझे नीचे जाना है, तो मुझे स्टेप क्या होंगे इसके, इसके स्टेप होंगे कि सीढ़ियां उतरो और नीचे जाओ। एक स्टेप, मुझे कुछ भी सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसी को अगर मैं एल्गोरिदम में करता तो मुझे सबसे पहले एक स्टार्ट का सिंबल बनाना पड़ता, स्टार्ट। उसके बाद फिर मुझे नीचे जाने के लिए डिसीजन लेना पड़ता कि मैं सीढ़ियों से नीचे जाऊं या मैं एलिवेटर के थ्रू नीचे जाऊं। तो इस लिहाज से मुझे क्या होता है, एल्गोरिदम थोड़ा सा फ्लो चार्ट जो होता है वो थोड़ा सा ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। फ्लो चार्ट जो होता है इट इज डिफिकल्ट टू मॉडिफाई, क्योंकि एक दफा बन जाए। जैसे मैं आपको एक छोटा सा फ्लो चार्ट दिखाता हूँ यहाँ पे। अब ये एक फ्लो चार्ट हमारे पास बना हुआ है, ये स्टार्ट हुआ, उसने क्या किया, सम हमारे पास 0 है, नंबर हमारे पास अभी n इज इक्वल टू 0 है। तो n को हमने कब तक करना है, n इज इक्वल टू जब तक 15 नहीं होता। तो वो उसमें ऐड करता जाएगा, सम करता जाएगा और उसको प्रिंट करता जाएगा। तो वो 1 से लेके 50 तक गिनती होती जाएगी। अब मुझे इसको अगर चेंजिंग करनी हो तो मुझे इसको पूरा नया बनाना पड़ेगा, इसके अंदर कोई मैं स्टेप ऐड नहीं कर सकता।
तो इसलिए हमारे पास क्या होता है, फ्लो चार्ट इज डिफिकल्ट टू मॉडिफाई, algorithm is easier to modify, it is graphical representation of the solution, it is step by step procedure of the to solve the problem. अच्छा स्टूडेंट, मेरे ख्याल से आप लोग थोड़ी देर की ब्रेक ले सकते हो अगर लेना चाहो, नहीं तो हम इसे प्रोसीड करते हैं। अच्छा, प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस हमारे पास क्या होता है, एक प्रोग्राम है उसको डेवलप करना है, तो उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले हमने कहता है डिफाइनिंग एंड एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। आपको मैंने लेट्स सपोज कह दिया है कि मुझे कोई चीज बनानी है, तो उस चीज को बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपसे कहता हूँ, कोई भी एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को, मैं एक प्रॉब्लम देता हूँ कि आपने बाइक बनानी है। तो बाइक बनानी है, तो बाइक के लिए क्या होगा, सबसे पहले आप सोचोगे कि आप मेरे से पूछोगे जरूर कि मैंने बाइक किस तरह की बनानी है, क्या मुझे बाइक किस तरह की चाहिए। मैं आप लोगों को कहता हूँ मेरे लिए बाइक बनाओ। आप लोग जब आप लोग मेरे लिए बाइक बनाओगे तो आप लोगों के पास क्या होगा, सबसे पहले आप मेरे से पूछोगे सर आप बाइक कौन सी चाहते हैं, आपको किस तरह की बाइक पसंद है। तो सबसे पहले आपने एनालाइज करना होता है, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को एनालाइज करना है और उसको डिफाइन करना है। फिर उसके बाद उसके लिए डिजाइनिंग द एल्गोरिथम। अब आपको मैंने लेट्स सपोज कह दिया कि मुझे चाहिए 150 सीसी बाइक, तो आप लोग क्या करोगे, 150 सीसी बाइक के लिहाज से उसकी सारी चीजें करोगे। मैं अच्छा यहाँ पे आप लोगों को नजर नहीं आ रहा, मैं लिख भी देता हूँ। आपके पास प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस का जो हमारे पास स्टेप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। पहला स्टेप है हमारे पास होता है डिफाइनिंग एंड एनालाइजिंग प्रॉब्लम, डिफाइनिंग एंड एनालाइजिंग, ठीक है। डिफाइनिंग एंड एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, सबसे पहले आपने प्रॉब्लम को क्या करना है, डिफाइन करना है, प्रॉब्लम है क्या। उसके बाद आपने उसको एनालाइज मतलब उसको डिफाइन भी करना है और एनालाइज भी करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, आपने डिजाइन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम अभी हमने देखा है, एल्गोरिथम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होंगे उनको आपने राइट डाउन करना है। दूसरा काम आपके पास क्या होगा, आपने राइट डाउन करना है। तीसरा काम क्या होगा, जब आपको पता चल जाएगा वो प्रॉब्लम आपको पता चल गई, उसके बाद आपने उसकी कोडिंग करनी है। कंप्यूटर से रेलिवेंट जो कोडिंग होती है आपने उसकी कोडिंग करनी है, या राइट अ प्रोग्राम करना है। उसके बाद आपने जो कोड लिखा है उसको टेस्ट करना है। जो आपने कोड लिखा उसमें कहीं पे कोई गलती तो नहीं है, उसमें कोई मसला तो नहीं है। अगर मसला नहीं है, अगर सब कुछ सही है, सब कुछ सही चलता है, तो आपने उसको क्या कर देना है, फाइनलाइज डॉक्यूमेंटेशन। जो काम आप करते जा रहे हो वो साथ साथ आप लिख भी रहे हो ना, तो आपने एंड पे क्या कर देना है, डॉक्यूमेंटेशन को फाइनलाइज कर देना है। तो ये आपके पास 5 स्टेप हैं। तो 5 स्टेप के थ्रू आपके पास ये सारा काम हो जाता है। सबसे पहले क्या होता है, आपने उसको एनालाइज करना है, प्रॉब्लम आपके पास आई क्या है, मसला आपके पास क्या है। उसके बाद आपने उसको क्या करना है, उससे रेलिवेंट जो भी उसका मसला हल होता है, जिस तरह भी होता है, उसके स्टेप्स लिखने हैं। आप ये काम करो, ये फिर ये सारे स्टेप्स लिखने हैं। उसके बाद उसकी कोडिंग करनी है। कोडिंग में मतलब जो आपके पास जो भी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हो, अब हम विजुअल बेसिक करेंगे तो विजुअल बेसिक के अंदर आपने उसका कोड लिखना है। कोड लिखने के बाद आपने उसको चला के देखना है क्या कोड प्रॉपर्ली चल रहा है कि नहीं चल रहा। अगर तो प्रॉपर्ली कोड चल रहा है तो आपके पास टेस्टिंग पास हो जाएगी। अगर टेस्टिंग पास है तो वो आप उसको फाइनलाइज कर दो, ठीक है। ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर कोई इतनी लेंथी बात नहीं है, तो मेरे ख्याल से इतना काफी है आप लोगों के लिए। अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास अब टॉपिक आ गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। अब हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, ऐसी लैंग्वेजेस जिनके थ्रू हम कंप्यूटर को चलाते हैं। कंप्यूटर चलाने के लिए जो सी लैंग्वेजेस इस्तेमाल होती है उनको हम क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारे पास कौन सी होती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज होती है, हमारे पास असेंबली लैंग्वेज होती है, और हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज होती है। मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ। हमारे पास पहली कौन सी होती है, लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है, ये हमारे पास है लो लेवल लैंग्वेज। इसके बाद हमारे पास कौन सी होती है, मैं स्पेस देकर थोड़ा सा लिख रहा हूँ, ये हमारे पास क्या है, असेंबली लैंग्वेज। सबसे पहले हमारे पास कौन सी कंप्यूटर में लैंग्वेज होती है, लो लेवल। उससे ऊपर कौन सी होती है, असेंबली लैंग्वेज। और उससे ऊपर हमारे पास कौन सी होती है, हाई लेवल लैंग्वेज।
ठीक है स्टूडेंट, तीन तरह से हमारे पास लैंग्वेजेस होती हैं। सबसे पहले लो लेवल लैंग्वेज, उसके बाद असेंबली लैंग्वेज और उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज। अच्छा, लो लेवल लैंग्वेज हमारे पास कौन सी होती है? वो होती है मशीन लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है हमारे पास? मशीन लैंग्वेज। हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज पूरा ही लिख देता हूं। हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है? मशीन लैंग्वेज। अब मशीन का मतलब क्या है? कंप्यूटर। कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है वो कौन सी लैंग्वेज है? वो है बाइनरी लैंग्वेज। मतलब 0 और 1 की फॉर्म में अगर मैं कोई लिखता हूँ, 0 और 1 की फॉर्म में कंप्यूटर समझता है चीजों को। और अगर जिस तरह मैंने कंप्यूटर के अंदर 2 लिखना हो, तो वो 2 क्या होता है? 2 को वो करता है 0010। कंप्यूटर के लिए 2 क्या होता है? 0010। कंप्यूटर के लिए 3 क्या होता है? 0011। तो अब आप लोगों को समझ लग रही, कंप्यूटर किसी भी अल्फाबेट को लेना हो, किसी भी कैरेक्टर को लेना हो, किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू को लेना हो, तो वो किस लैंग्वेज में लेता है? 0 और 1 की फॉर्म में। हमने सबका ये तैयार किया हुआ है। आज की कैरेक्टर आप लोग थोड़ा सा टाइम निकाल के ऐसा करना, आज की टेबल लाजमी देख लेना। आज की टेबल से आप लोगों को पता चलेगा बाइनरी किस तरह से होती है। 1 के लिए क्या है, 2 के लिए क्या है, ए के लिए क्या है, बी के लिए, स्टार के लिए क्या है। तो एक दफा सिर्फ देख लेना, याद करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास किस तरह से कंप्यूटर समझता है। कंप्यूटर को समझने के लिए सिर्फ 0 और 1 चाहिए। कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 की फॉर्म के अंदर चीजों को समझता है। अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास असेंबली लैंग्वेज है। अब ये एक ऐसी लैंग्वेज थी, 0 और 1 की लैंग्वेज इतनी लेंथी लैंग्वेज है कि हमें याद करना बहुत मुश्किल है। जैसे मेरे पास अब ए की जो है, ए होता है, तो ए मुझे याद ही नहीं है कि अब ए मेरे पास किस करेक्टर पे आता था। इसी तरह मुझे अब 65 है, ए क्या होता है? 65 होता है। अब 65 की बाइनरी क्या है, मुझे वो नहीं याद होती। इसलिए अब हमने क्या किया, एक ऐसी लैंग्वेज तैयार की कि जिसमें हमें पूरा बाइनरी याद नहीं करना पड़ता, बल्कि हम क्या करते हैं, हम उसके एक रेलिवेंट रजिस्टर्स वगैरह और रजिस्टर टाइप चीजें हम यूज कर लेते हैं, जिसके थ्रू हमारे पास काफी सारी चीजें आसान हो जाती हैं। अब ये जो असेंबली लैंग्वेज है, आप लोग देखो, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के बीच की एक लैंग्वेज है। ये हाई लेवल भी नहीं है, ये पूरा इंसान भी नहीं समझ सकता, और ये पूरा कंप्यूटर भी नहीं समझ सकता। हाई लेवल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती है जिनको इंसान समझ सकता है। लो लेवल लैंग्वेजेस वो होती है जिसको कंप्यूटर समझ सकता है। असेंबली लैंग्वेज इन बिटवीन हाई लेवल एंड लो लेवल। अब इंसान उसको समझ के लिख तो सकता है, लेकिन वो इंसान के लिए भी कोई बहुत ज्यादा इजी नहीं होती। जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती है वो इंसान के लिए काफी ज्यादा ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेजेस होती है। तो असेंबली लैंग्वेज हमारे पास कौन सी होती है? वो हम लिखते हैं निमोनिक्स के अंदर। हम ये किस में लिखते हैं? निमोनिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। और ये हमारे पास क्या होता है? ये सेकंड जनरेशन लैंग्वेज है। ये हमारे पास जो होती है वो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है। जो हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज है, इसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। और जो असेंबली लैंग्वेज है, इसको हम क्या बोलते हैं? सेकंड जनरेशन लैंग्वेज। अभी हमारे पास क्या है? सेकंड जनरेशन लैंग्वेज है। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम निमोनिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। तो निमोनिक्स क्या होता है? जिस तरह लेट्स सपोज मैंने अरिथमेटिक ऑपरेशन लगाना है, तो मैं क्या करूंगा? AX। मैंने बेस रजिस्टर लगाना है तो मैं क्या करूंगा? BX लगा दूंगा। मैंने कॉम्युलेटर लगाना है तो मैं क्या कर दूंगा? CX लगा दूंगा। मतलब इस तरह से मैं AX BX CX की फॉर्म में, मतलब मैं सम भी लिख सकता था ना, माइनस भी लिख सकता था, लेकिन वो किसमें? हाई लेवल में लिख सकता हूँ। इसके अंदर अगर मुझे करना है तो वो मुझे AX BX CX इस तरह की वर्डिंग के अंदर यूज करके मुझे असेंबली लैंग्वेज के अंदर काम करना होता है। इसके बाद हमारे पास रह गया अब हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज हमारे पास जो होती है वो ऐसी लैंग्वेजेस होती है जो इंसान पढ़ सकता है। इंसान के करीब तरीन जो लैंग्वेजेस होती है उसको हम क्या कहते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज में हम बात करते हैं तो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर 3 होती है लैंग्वेज। पहली होती है प्रोसीजरल लैंग्वेज। हमारे पास कौन सी होती है? प्रोसीजरल लैंग्वेजेस। दूसरी हमारे पास कौन सी होती है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। मैंने वो पूरा नहीं लिखा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस, मैंने जस्ट क्या लिख दिया है? OOL, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। इसके बाद हमारे पास क्या होता है? नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस। नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस। अच्छा, इसका स्पेलिंग आप लोग खुद लिख लीजिएगा। तो ये प्रोसीजरल लैंग्वेजेस होती हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस होती हैं, उसके अलावा नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस। नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस, ठीक है। अब हम इन तीनों को एक एक करके पढ़ते हैं।
अब हम हाई लेवल लैंग्वेजेस के ऊपर बात करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोसीजरल लैंग्वेजेस के ऊपर। प्रोसीजरल लैंग्वेजेस। अब हम प्रोसीजरल लैंग्वेजेस हमारे पास कौन सी होती हैं? ऐसी लैंग्वेज जो प्रोसीजर का मतलब होता है तरीकेकार। पहली लाइन चलेगी, फिर दूसरी चलेगी, फिर तीसरी चलेगी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठी, फिर सातवीं। ये हमारे पास कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं? ऐसी लैंग्वेजेस जो सीक्वेंस को फॉलो करती हैं। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जितनी भी लाइंस है वो सब हमारे पास अगर सीक्वेंस वाइज चलेंगी तो वो हमारे पास क्या है? प्रोसीजरल लैंग्वेजेस। ऐसी लैंग्वेजेस जो प्रोसीजर को फॉलो करती हैं, वो स्किप नहीं करती, वो इधर से जंप करके दूसरे के ऊपर नहीं जाती, तो वो हमारे पास कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं? प्रोसीजरल लैंग्वेजेस। अब प्रोसीजरल लैंग्वेज के अंदर हमारे पास क्या होता है? थोड़ी सी एग्जांपल में दे देता हूँ। फोर्ट्रान। फोर्ट्रान हमारे पास एक लैंग्वेज होती थी पहले काफी, तो वो हमारे पास ये प्रोसीजरल लैंग्वेज होती थी। इसी तरह कोबोल है, पास्कल है, हमारे पास सी लैंग्वेजेस है। हमारे पास जो सी लैंग्वेज है ये सारी हमारे पास क्या है? प्रोसीजरल लैंग्वेज। मतलब इसके अंदर हमारे पास जो कोड एग्जीक्यूट होता है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। वो पहले ये वाली लाइन चलेगा, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठी। अभी हमारे पास क्या होता है? सारा काम प्रोसीजरल होता है। मतलब जिस सीक्वेंस में हमने कोड लिखने में, अगर लिख देता हूँ स्टार्ट, एग्जांपल देता हूँ, स्टार्ट लिखता हूँ, उसके बाद मैं लिखता हूँ इनपुट ए, इनपुट, ये देखिए मैं कह देता हूँ इनपुट ए, फिर मैं कहता हूँ इनपुट बी, फिर मैं कह देता हूँ ए प्लस बी, फिर मैं कहता हूँ ए माइनस बी या ए मल्टीप्लाई बी। तो अब मैं इस तरह का कोई भी काम कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता था कि मेरे पास ए मल्टीप्लाई बी सबसे पहले हो। तो प्रोसीजरल लैंग्वेजेस में ऐसा नहीं हो सकता कि मैं यहाँ पे स्किप कर जाऊं, इनपुट ए और बी देने के बाद मैं यहाँ पे मूव कर जाऊं। इसके लिए सबसे पहले क्या होगा? पहले प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर ही मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब क्या होगा? प्रोसीजरल लैंग्वेज स्टेप बाय स्टेप चलती है, उसी सीक्वेंस में चलती है जिस सीक्वेंस में लिखी होती है। अगर पहले ए प्लस बी लिखा तो ए प्लस बी चलेगा, अगर ए मल्टीप्लाई बी लिखा तो ए मल्टीप्लाई बी चलेगा। अब हमारे पास जो प्रोसीजरल लैंग्वेजेस होती हैं इनको हम कहते हैं थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। इनको हम क्या बुलाते हैं? थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस। इससे पहले हमने दो लैंग्वेजेस पढ़ ली हैं। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेजेस वो होती है जो मशीन लैंग्वेजेस होती है। सेकंड जनरेशन लैंग्वेजेस वो होती हैं जो हमारे पास असेंबली लैंग्वेज होती है। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज हमारे पास कौन सी बनी अब? प्रोसीजरल लैंग्वेज। बिल्कुल सही आप लोगों ने बताया। प्रोसीजरल लैंग्वेजेस हमारे पास क्या होती हैं? थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस। मैंने आप लोगों को तीन बताई थी। हाई लेवल के अंदर होती है हमारे पास तीन लैंग्वेज, तीन तरह से। कौन कौन सी? हाँ, साथ साथ रिपीट करें आप लोग। प्रोसीजरल लैंग्वेजेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस और नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस। कौन कौन सी होती हैं? प्रोसीजरल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और नॉन प्रोसीजरल। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के ऊपर। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड किस तरह से होती है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैंने आपको बताया था कि अब हम दूसरी पे बात करने लगे हैं। ये कौन सी है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। अब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज पे बात करने लगे। ये हमारे पास होती है फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। ये हमारे पास क्या है? फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। थर्ड जनरेशन तक तो हमारे पास प्रोसीजरल थी, ये अब हमारे पास क्या होगी? फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। इसके अंदर क्या फायदा है? इसके अंदर हमारे पास क्या बने होते हैं? ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स होते हैं, क्लासेस होती हैं, और ये रियल वर्ल्ड के ऊपर मॉडलिंग होती है। इसके अंदर क्या होती है? रियल वर्ल्ड मॉडलिंग। और हमारे पास ये जो होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस, ये रीयूजेबिलिटी होती है। इसको हम दोबारा दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेलिंग क्या होते हैं? रीयूजेबिलिटी, जो भी स्पेलिंग होते हैं, ठीक है, रीयूजेबिलिटी। इसके अलावा इसके अंदर हमारे पास इंफॉर्मेशन हाइडिंग होती है। इंफॉर्मेशन हाइडिंग होती है। इंफॉर्मेशन हाइडिंग के अलावा आपके पास क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म। अच्छा, ये जो ऊप का कॉन्सेप्ट है ना, इसके ऊपर मैं अभी थोड़ी देर तक इसके ऊपर डिस्कस करता हूँ।
तो एक दफा हम बस कोशिश करते हैं कि लैंग्वेजेस कंप्लीट कर लें, उसके बाद मैं ऊप के ऊपर बात करता हूँ, जिसके अंदर मैं अब आपको बताऊंगा कि इनकैप्सुलेशन क्या होती है, इनहेरिटेंस क्या होती है, इंफॉर्मेशन हाइडिंग क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ये सब चीजों, एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है, इन सब चीजों पे भी हम बात करेंगे। तो एक दफा जस्ट हम इसको कवर कर लें, उसके बाद हम देखते हैं। अब ये हमारे पास क्या होता है, ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काम आती है। जैसे ऑब्जेक्ट होते हैं, क्लासेस होते हैं, आपकी क्लास के अंदर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है या एक क्लास है, क्लास के अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। एक क्लास होती है, उसके अंदर लेट्स सपोज आप 50 स्टूडेंट बैठे हुए, तो एक क्लास के अंदर 50 ऑब्जेक्ट्स बैठे हुए, ठीक है। इसी तरह मैं कहता हूँ मेरे पास एक कार है, तो कार के अंदर मेरे पास काफी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट्स की एग्जांपल क्या हो जाएगी, एक कार मेरे पास एक क्लास बन जाएगी, और उसके ऑब्जेक्ट क्या, मेरे पास रेस हो गई, गियर बॉक्स हो गया, और मेरे पास उसकी व्हील हो गया, उसकी स्टेयरिंग हो गया, मतलब जितनी भी चीजें उसके अंदर यूज हो रही हैं वो सारी उसके ऑब्जेक्ट्स हैं। और हमारे पास जो कार है वो एक क्लास होगी। तो एक बड़ी चीज जो होती है वो क्लास होती है, और उसके अंदर जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं वो उसके ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो आपने ये भी देखा कि ये रियल वर्ल्ड के ऊपर काम करने वाली चीज है। मतलब आपके पास दुनिया में जो चीजें हैं उसके लिहाज से हम उसकी मॉडलिंग करते हैं। इसके बाद ये रीयूज हो सकती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज जो हमारे पास, ये रीयूजेबल है। मतलब मैंने कोड किया है, मैंने कोड फिर आपको दे दिया, फिर आपने उसके ऊपर थोड़ी सी वर्किंग की, फिर आपने उसको अगले को दे दिया, अगले ने फिर उसके ऊपर वर्किंग की, तो ये हमारे पास एक इनहेरिटेंस के साथ चलती जाती है चीज। तो मतलब ये कोड हम दोबारा 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 इस्तेमाल करते हैं। और इन्फॉर्मेशन हाइडिंग और पॉलीमॉर्फिज्म की बात हम बाद में करेंगे। अच्छा, इसकी हम सही बात करते हैं, जो भी हमारे पास जरूरी है वो क्या है, इसके अंदर हमारे पास सीक्वेंस नहीं होता। मतलब मैं कहता हूं मेरे पास मेन एक फंक्शन है, मेन फंक्शन के अंदर मैं कॉल कर देता हूं कि मेरे पास सम चले, मेरे पास सम का फंक्शन चले। तो मैंने यहां पे डिक्लेयर किया हुआ पहले मल्टीप्लाई का फंक्शन, उसके बाद मैंने माइनस का फंक्शन, उसके बाद मैंने क्या किया हुआ है, सम का फंक्शन। लेकिन इतने फंक्शन होने के बावजूद सबसे पहले कौन सा फंक्शन चलेगा, जो मैंने मेन में जिसको कॉल किया हुआ है। अच्छा, आप लोगों को बच्चों को कुछ समझ अभी कुछ नहीं भी लग रही होगी चीजों की, वो आपको लग जाएगी, वो मसले वाली बात नहीं है। अभी सिर्फ आप लोग ये समझो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस जो हैं वो ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जो स्टेप बाय स्टेप पे नहीं चलती। उसके अंदर हम फंक्शंस को कॉल करते हैं। मतलब पहला फंक्शन हो या दूसरा हो या 10वां हो, जिसको भी हम चाहते हैं उसको हम सबसे पहले कॉल कर सकते हैं। प्रोसीजरल लैंग्वेजेस के अंदर क्या था, पहली लाइन पहले चलेगी, दूसरी लाइन दूसरी चलेगी, सीक्वेंस से चलता है। इसके अंदर सीक्वेंस नहीं होता, इसके अंदर जिसको भी हम इंपोर्टेंस दे देंगे वही चीज चलेगी सबसे पहले। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। और बाकी इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसकी हमारे पास एग्जांपल्स क्या है, जिस तरह सी प्लस प्लस लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस होगी या जावा होगी, या जिस तरह हमारे पास दूसरी लैंग्वेजेस आजकल जितनी भी चल रही हैं, पीएचपी होगी, और ये जो बाकी लैंग्वेजेस हैं वो सारी हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। आजकल जिन पे काम हो रहा है वो हो रहा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। और एक और बात याद रखें, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस के थ्रू हम प्रोग्रामिंग करते हैं उन्हें बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस को यूज करते हुए इस्तेमाल करते हैं ना, जो यूज करते हुए हम एक नई बना रहे होते हैं, कुछ कोड लिख रहे होते हैं, तो उस कोड को लिखने का तरीका क्या, उस प्रोग्रामिंग को लिखने का तरीका क्या, हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसको हम आम लफ्जों में ऊप भी कहते हैं। अच्छा, ये बताने की रीजन ये है कि आप लोगों को एमसीक्यूज इस तरह का ना आ जाए कि ऊप क्या होती है या ऊप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज से हम करते हैं प्रोग्रामिंग, उसको क्या बोलते हैं हम, ऊप। अच्छा स्टूडेंट, ये चीज अब आप लोगों को समझ लग गई, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। सबसे पहले हमने पढ़ा था फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेजेस, वो कौन सी होती है, मशीन लैंग्वेज। दूसरी हमने क्या पढ़ी, सेकंड जनरेशन लैंग्वेज, वो कौन सी होती है हमारे पास, बताएं आप लोग, याद नहीं है, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज आपके पास सेकंड जनरेशन लैंग्वेज होती है। थर्ड आपके पास कौन सी होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो आपके पास ये कौन सी होती है, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर प्रोसीजर लैंग्वेज जो है आपके पास, वो आपके पास है थर्ड जनरेशन। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है वो फोर्थ जनरेशन है। जो प्रोसीजरल लैंग्वेज है, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है, जो हमारे पास नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। अब जो नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है वो आपके पास क्या होती है, फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेजेस। अच्छा, फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेजेस का एक बड़ा मजा है कि आपको ना कोडिंग लिखनी होती है, ना आपको बैकएंड की प्रोग्रामिंग लिखनी होती है, कुछ भी नहीं लिखना होता। सिर्फ आपको बताना होता है
कि आपको 4 फील्ड चाहिए। आपने लिखा मुझे कितनी फील्ड्स चाहिए, वो पूछेगा आपको कितनी फील्ड चाहिए, वो आपसे पूछेगा कितनी फील्ड चाहिए, आप लिखोगे 4, वो आपको 4 बना के दे देगा। ठीक है, उसने खुद ही एक प्रोग्रामिंग करनी है, हम प्रोग्रामिंग नहीं करते, हम उसे बताते हैं कि हमें ये चीज चाहिए, इतनी चाहिए, ये मुझे प्राइमरी आईडी चाहिए, मैं उसको कह देता हूँ ये मेरे पास जो आईडी है ये प्राइमरी हो, ये मेरे पास सेकेंडरी आईडी हो, तो मुझे इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझे उसके ऊपर लिखना होता है। यहाँ पे उन्होंने लिखा होता है कि ये प्राइमरी, इसको टिक कर दूंगा तो मैं प्राइमरी बन जाएगी, इसमें मैं सेकेंडरी पे क्लिक करूंगा तो सेकेंडरी बन जाएगी, ये मेरे पास फॉरेन की बन जाएगी, ये मेरे पास प्राइमरी की। तो इसका मतलब हमें 5th जनरेशन लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जिसके अंदर मुझे कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ती। कोडिंग के बजाय मुझे क्या करना पड़ता है, जस्ट मुझे उसको बताना होता है कि आपने ये काम करना है और वो काम कर देता है। तो आसान है 5th जनरेशन लैंग्वेजेस। 5th जनरेशन लैंग्वेजेस सबसे इजी लैंग्वेजेस होती हैं। इसकी एग्जांपल आप देखो तो आपके पास एसक्यूएल है, एसक्यूएल आपके पास क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेजेस। तो इसके अलावा आपके पास क्या है, रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। अच्छा, इसका आप लोगों को नहीं आइडिया होगा, एसक्यूएल का आप लोगों को आइडिया होगा। तो इसके अंदर क्या होता है, डेटाबेसेस बनाते हैं, डेटाबेस के अंदर हम बता देते हैं हमें 4 कॉलम चाहिए, 5 कॉलम चाहिए, जितना भी चाहिए, सिर्फ हम उसे बताते हैं, हमें प्रोग्रामिंग करने की जरूरत उसके अंदर नहीं पड़ती। अच्छा क्लास, अगर आप लोग स्टे करना चाहते हो थोड़ी देर पॉज करो और थोड़ी देर रिलैक्स करके पानी शानी पी के दोबारा आ जाओ। अच्छा, हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है ना, ये फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा है। फर्स्ट चैप्टर खत्म होने के बाद आप लोगों ने ब्रेक लेनी है, प्रॉपरली ये चैप्टर हमारा खत्म होगा। तो डिफरेंस बिटवीन, उसने पूछा हुआ डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजरल एंड नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। प्रोसीजरल लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं, हमारे पास 3rd जनरेशन लैंग्वेजेस, और नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज हमारे पास कौन सी होती है, 4th जनरेशन लैंग्वेजेस। प्रोसीजरल लैंग्वेज हमारे पास 3rd जनरेशन थी जिसमें कोडिंग होती है, और नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज कौन सी होती हैं, जो 4th जनरेशन होती है। अच्छा, प्रोसीजरल लैंग्वेज कौन सी होती है, प्रोसीजरल लैंग्वेज टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। उसके अंदर हमें कोडिंग लिखनी पड़ती है कि किस तरह से क्या काम होना है। जबकि नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस क्या होती है, टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू, वो कहती है कंप्यूटर को ये तो बताती है कि क्या करना है, लेकिन नॉट हाउ टू डू, कैसे करना है नहीं बताती। वो मुझसे पूछते हैं कितनी फील्ड्स बनानी है, मैं कहता हूँ 4। अब मुझे नहीं पता वो पीछे उसकी कोडिंग क्या हुई है, तो वो खुद ही 4 उसकी फील्ड्स बना देगा। इट इज, हमारे पास प्रोसीजरल लैंग्वेज होती है वो डिफिकल्ट टू लर्न होती है, उसको याद करना पड़ता है, उसके सिंटैक्स को याद करना पड़ता है। जबकि नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज के अंदर इजी टू लर्न है, कोडिंग याद नहीं करनी पड़ती। इट इज डिफिकल्ट टू डिबग, इजी टू डिबग, क्योंकि मैंने बताया था चाहे आपको यहाँ पे 4 लाइनें 4 फील्ड्स बनानी है तो उसके लिए प्रॉपर कोड लिखना होगा, और कोडिंग के अंदर कोई गलती भी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई कॉमे की भी गलती निकल आई ना, सेमीकोलन की भी गलती निकल आई, तो उसका मसला हो जाता है। जबकि आपके पास नॉन प्रोसीजर लैंग्वेजेस है उसके अंदर ये मसला नहीं होता। तो इट इज अ फाइल ओरिएंटेड, ये फाइल ओरिएंटेड है, इट इज टिपिकली डेटाबेस ओरिएंटेड। ये चीज जरूरी है। जो नॉन प्रोसीजर लैंग्वेजेस है वो टिपिकली कौन सी होती है, हमारे पास ज्यादा यूज होती हैं, जो डेटाबेस के लिए इस्तेमाल होती हैं। प्रोसीजर लैंग्वेज प्रोवाइड मेनी प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटीज। प्रोसीजर लैंग्वेज के थ्रू हम जो मर्जी जेन में आए हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नॉन प्रोसीजर लैंग्वेजेस प्रोवाइड लेस प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटीज, क्योंकि हमारे हाथ में जब एक चीज होगी हम कुछ भी बना सकते हैं, तो हम कुछ भी बना सकते हैं। अगर पहले से हमें एक चीज डिफाइन कर दी जाए कि आपने यही चीज बनानी है, इसकी एग्जांपल आप पानी की एग्जांपल ले सकते हो, पानी की और किसी सॉलिड फॉर्म की। पानी जो होता है वो किसी भी शेप में आप डालोगे तो वो आप उस शेप के अंदर ढल जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसे हैं, आपके पास कोई भी कोड आता है, ज़हन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसका सोल्यूशन आप कर सकते हो। जबकि नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज में पहले से डिफाइन होता है, आप फील्ड्स बना सकते हो या आप ये काम कर सकते हो, उसके अलावा आप कोई और काम नहीं कर सकते। इसके बाद हम हाई लेवल लैंग्वेजेस और लो लेवल लैंग्वेजेस के बीच में भी कंपेयर करते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं और लो लेवल लैंग्वेजेस क्या होती है। अच्छा क्लास, सॉरी मेरे कैमरा जो है इतना कुछ अच्छा नहीं है तो आप लोगों को नजर नहीं आ रहा, तो उसके लिए पहले से मैंने कहा है कि आप लोगों को मैं सुना देता हूँ, आप लोग अपनी बुक से उसको रिवाइज कर लेना। मैं बुक इसलिए खोल रहा हूँ कि आप लोग जब अपनी बुक से पढ़ोगे तो आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने क्या याद करना है। अब हाई लेवल लैंग्वेजेस आर इजी टू लर्न। हाई लेवल लैंग्वेजेस इंसान के सबसे करीब तरीन होती है, जबकि लो लेवल लैंग्वेजेस इंसान से बहुत दूर होती है। इंसान से बहुत दूर होने का मुराद ये नहीं है कि वो बहुत दूर करके पढ़ी होंगी, बहुत दूर से मुराद है वो 0-1 की फॉर्म में लिखी होती है, उसको याद करना बहुत मुश्किल है। हाई लेवल लैंग्वेजेस आर नियर टू ह्यूमन लैंग्वेजेस, जो हम आम रूटीन में भी, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो हाई लेवल लैंग्वेजेस में भी इसी तरह हम लिखते हैं कि जो बात हो रही है उसी तरह करते हैं। लो लेवल लैंग्वेजेस आर फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेजेस, बहुत दूर है इंसान से, ठीक है। ट्रांसलेटर्स आर रिक्वायर्ड, नॉन ट्रांसलेटर। अब जब हाई लेवल लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे तो इंसान के तो करीब है लेकिन कंप्यूटर से दूर होगी ना। अगर तो वो कंप्यूटर से दूर हो गई है
तो उसका मकसद क्या होगा फिर, मतलब क्या होगा इसका कि उसे कंप्यूटर अच्छे से नहीं पढ़ सकता, हाई लेवल लैंग्वेजेस को कंप्यूटर अच्छे से नहीं पढ़ सकता। उसके लिए हमें उसका एक कंपाइलर चाहिए होगा, कंपाइलर उसको कंपाइल करेगा मशीन लैंग्वेज के अंदर, फिर वो पढ़ेगा। जबकि अगर हम लो लेवल लैंग्वेज में लिखेंगे तो कोई कंपाइलर की जरूरत नहीं होती, कंप्यूटर की वो नेटिव लैंग्वेज होती है। इसकी एग्जांपल इसी तरह ले लो कि आप लोग सऊदी अरब में चले जाते हो या कहीं और चले जाते हो, स्पेन में चले जाते हो, आप उसकी लैंग्वेज डायरेक्टली नहीं समझ सकते। आपको क्या लेना पड़ेगा, एक गाइडलाइन वाला बंदा लेना पड़ेगा। वो वहां से आपको एक बंदा लेना पड़ेगा जो आपको उनकी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके आपकी लैंग्वेज में देगा। ट्रांसलेटर आपको चाहिए होगा। तो सेम कंप्यूटर का भी यही हाल है कि कंप्यूटर डायरेक्टली उसको नहीं पढ़ सकता, हाई लेवल लैंग्वेज को वो डायरेक्टली नहीं पढ़ सकता, जबकि वो लो लेवल लैंग्वेज को डायरेक्टली पढ़ सकता है। हाई लेवल लैंग्वेज आर नॉट प्रोवाइड मच फैसिलिटी एट हार्डवेयर लेवल। हार्डवेयर लेवल तक हम इसको ज्यादा अप्रोच नहीं कर सकते, लो लेवल लैंग्वेज में हम हार्डवेयर को अप्रोच कर सकते हैं। डीप नॉलेज ऑफ हार्डवेयर इज नॉट रिक्वायर्ड, इसके अंदर हमें हार्डवेयर की नॉलेज नहीं चाहिए, इसके अंदर हार्डवेयर का नॉलेज चाहिए। दीज लैंग्वेजेस आर नॉर्मली यूज्ड टू राइट एप्लीकेशन प्रोग्राम। हम ज्यादातर जो भी एप्लीकेशन लिखते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, और जो हमारे पास वो होता है कि वो हम उसे लो लेवल में लिखते हैं। अच्छा क्लास, मैं भी बोल बोल के थोड़ा सा थक गया हूँ। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो थोड़ी रह गए हैं, लेकिन हम देखते हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अच्छा, नेचुरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब नेचुरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं? ऐसी लैंग्वेजेस, नेचुरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर आल्सो नोन एज फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। सॉरी, मैंने आप लोगों को पहले जो बताया था, हमारे पास होती है थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस होती हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस, जिसमें प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस, ये हमारे पास थर्ड जनरेशन थी। नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस आपके पास कौन सी होती हैं? वो होती है फोर्थ जनरेशन। और ये नेचुरल लैंग्वेजेस है वो आपके पास होती हैं फिफ्थ जनरेशन। Translator program for these languages are very complex and require large amount of computer resources. That is why most of the language still is not experimental phase. अब आपके पास जो फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेजेस हैं अभी तक वो ज्यादा काम में नहीं आई, मतलब उसको ज्यादातर यूज नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि उसके लिए जो कंपाइलर है उसके वो काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोड की। कोड हमारे पास किस तरह से होता है? कोड हमारे पास होता है सोर्स कोड होता है और ऑब्जेक्ट कोड होता है। कोड की एग्जांपल हमारे पास क्या होती है? टाइप ऑफ कोड। हमारे पास टाइप ऑफ कोड क्या होते हैं? दो होते हैं। या तो हमारे पास वो सोर्स कोड हो सकता है, या तो हमारे पास ऑब्जेक्ट कोड हो सकता है। ऑब्जेक्ट कोड। अब सोर्स कोड क्या होता है? द प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम। सोर्स कोड इज आल्सो कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम। Computer cannot understand the statement of high level language. The source code cannot be executed by computer directly. It convert into object code. इसको मैं पढ़ तो दिया, अब आप लोग समझने की कोशिश करो। अगर ये मैंने ज्यादा फास्ट बोला है तो इस वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके आप लोग सुन लेना। तो हमारे पास क्या होता है? सोर्स कोड पे सबसे पहले बात करते हैं। सोर्स कोड क्या होता है? मैं कहता हूँ कंप्यूटर को कहता हूँ कि इंट आई, इंट ए ले लेता हूँ, इंट बी ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ सम सी, बल्कि सॉरी सम इंट सी ले लेता हूँ। मैं इसको क्या कर देता हूँ? सी इक्वल्स टू ए प्लस बी कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ प्रिंट सी। तो प्रिंट सी करने से क्या होगा? ये जो इसके अंदर वैल्यूज पड़ी होंगी वो क्या हो जाएंगी? अब मैं कह देता हूँ ये a इक्वल्स टू 2 है, b इक्वल्स टू 4 है। तो c प्रिंट क्या होगा? जब यहाँ पे आएगी वैल्यू तो ये हमारे पास 2 हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा। c इक्वल्स टू, जब हमारे पास आंसर आएगा तो वो क्या आएगा हमारे पास? c इक्वल्स टू 2 प्लस 4 6। अब ये हमारी लैंग्वेज तक तो मुझे बहुत आसान है समझना, लेकिन अगर मैं कंप्यूटर को देखूं तो कंप्यूटर तो 2 को 2 नहीं समझता ना। कंप्यूटर तो 2 को क्या समझता है? 0010। मैंने पहले आप लोगों को बताया था कंप्यूटर क्या समझता है? 0010। 4 को वो क्या समझता है? 0100। अब वो ये चीज समझता है, वो इस चीज को समझता है, वो 2 को नहीं समझता, वो 0010 को या 0100 को समझता है। तो पहले क्या होगा? ये मैंने लिखा है सोर्स कोड या सोर्स प्रोग्राम। इसको मैं क्या करूंगा? अगर तो मैं कन्वर्ट कर दूंगा लो लेवल लैंग्वेज में, जिस तरह ये अभी मैंने इसको कन्वर्ट किया है।
2 को मैंने कन्वर्ट कर दिया है इसके अंदर, 4 को मैंने कन्वर्ट कर दिया बाइनरी के अंदर, इंट को मैं कन्वर्ट कर दूंगा बाइनरी के अंदर। जब मैं इन सब चीजों को बाइनरी में कन्वर्ट कर दूंगा तो वो मेरे पास क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट कोड। वो मेरे पास क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड मेरे पास क्या होता है, मशीन जिसको समझती है, ठीक है। अब प्रोग्राम इन विच मशीन लैंग्वेज, अब हमारे पास ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, अब प्रोग्राम इन विच मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। ऐसा कोड जिसके अंदर हमारे पास क्या होती है, मशीन लैंग्वेज होती है। 0010 या बाइनरी की फॉर्म में लैंग्वेज होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज के अंदर हम लिखा जाएगा तो वो क्या होगा हमारे पास, ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है क्लास, ये समझ लगी आप लोगों को। सोर्स कोड क्या होता है, इंसान की, जो इंसान को हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाए, जो इंसान के करीब करीब कोड होता है। और ऑब्जेक्ट कोड कौन सा होता है, जो बाइनरी की फॉर्म में बन जाता है, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड। इसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड में क्या फर्क है। सोर्स कोड इज रिटन इन हाई लेवल और असेंबली लैंग्वेज। सोर्स कोड इस फॉर्म में लिखा जाता है इंसानी लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज के अंदर क्या होता है हमारे पास, ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड इज इजी टू अंडरस्टैंड, अगर मुझे इसमें कोई भी चेंजिंग करनी होती तो मेरे लिए आसान होता है चेंज करना, और ऑब्जेक्ट कोड को मुझे चेंज करना होता तो बड़ा मुश्किल होता है। सोर्स कोड इज इजी टू मॉडिफाई, डिफिकल्ट टू मॉडिफाई। सोर्स कोड कंटेन fewer स्टेटमेंट देन ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड के अंदर काफी ज्यादा लाइन होती हैं और सोर्स कोड के अंदर थोड़ी सी लाइन होती है, जिस तरह मैंने यहाँ पे थोड़ी सी लाइन लिखी थी और उसके थ्रू मेरा काम हो गया। इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के शॉर्ट में भी, पास पेपर में भी ये टॉपिक आया हुआ है, तो इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेते हैं। कंपाइलर क्या होता है, और आपके पास इंटरप्रेटर क्या होता है, और असेंबलर क्या होता है। ठीक हो गया। सबसे पहले हम बात करते हैं, इंटरप्रेटर की बात करते हैं। सबसे पहले हम इंटरप्रेटर की बात करते हैं। इंटरप्रेटर, PRETER, इंटरप्रेटर। अब इंटरप्रेटर क्या होता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड को पढ़ता है। मैंने लेट्स सपोज यहां पे लिखा था इंट ए, मैंने लिखा इंट बी, मैंने क्या लिखा उसके बाद इंट सी, और मैंने क्या कर दिया सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, और मैंने क्या कर दिया प्रिंट सी। ये मैंने काम कर दिया। इंटरप्रेटर अब क्या करेगा, मैंने पहली लाइन लिखी है, वो पहली लाइन को चेक करेगा, इसमें कोई डिबगिंग, अब इसको कहते हैं डिबगिंग, या डिबगिंग सॉरी मैं कह रहा हूँ। इंटरप्रेटर का काम क्या होता है, वो एरर को फाइंड करता है, एरर को लाइन बाय लाइन फाइंड करता है, लाइन बाय लाइन फाइंड करता है। इंटरप्रेटर का क्या काम होता है, वो पहली लाइन मैंने लिखी है, पहली लाइन को चेक करेगा इसमें कोई गलती तो नहीं है, दूसरी लाइन मैंने लिखी है, वो दूसरी लाइन को चेक करेगा गलती तो नहीं है। इसी तरह हर लाइन जो मैं लिखता जाऊंगा वो साथ साथ चेक करता जाएगा। अगर मैंने लेट्स सपोज यहां पे लिखा है इतना, मैंने इंट सी लिखा और इसके बाद मैंने सेमीकोलन नहीं दिया और मैं तीसरी लाइन लिखने लगूंगा, तो वो मुझे एरर दे देगा यहीं पे कि एरर आ गया, आपने यहाँ पे ये नहीं डाला। इंटरप्रेटर क्या करेगा, मुझे लाइन बाय लाइन, जैसे मैंने C इक्वल्स टू ए प्लस बी लिख दिया है लेकिन मैंने सेमीकोलन नहीं डाला, अगर मैं सेमीकोलन नहीं डालूंगा तो वो क्या होगा, वो एरर दे देगा, अगली लाइन लिखूंगा तो एरर आ जाएगा। तो इसका मतलब हमें हर लाइन को सही लिखना पड़ता है, और क्योंकि इसके अंदर बार बार कोडिंग चेक हो रही होती है, साथ साथ कोडिंग चेक हो रही होती है, तो ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। मतलब एक लाइन में लिखूंगा वो चेक होगी, फिर मैं दूसरी लाइन लिखूंगा चेक होगी, तो हर एक लाइन बार बार चेक होने से मेरा बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अब हम बात करते हैं कंपाइलर की। कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, लेट्स सपोज मैंने वही कोड लिखा इंट ए, इंट बी, इंट सी, मैं कहता हूँ सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, यहाँ पे मैंने सेमीकोलन लेट्स सपोज नहीं डाला, मैं कर देता हूँ प्रिंट सी। मैंने पूरा कोड लिख लिया एक दफा, उसके बाद मैं इसको कंपाइल करूंगा। तो कंपाइल क्या करता है, कंपाइल के अंदर क्या होता है, वो एक साथ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कंपाइल करता है, वो लाइन बाय लाइन नहीं करता है, वो करता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को। ठीक है, कंपाइलर का क्या काम है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को कंपाइल करता है। अब वो देखेगा यहां से यहां तक उसको कोड चलाएगा, अब वो चलाते चलाते उसको पता चल जाएगा कि इस लाइन के अंदर C इक्वल्स टू ए प्लस बी लिखा हुआ है लेकिन सेमीकोलन नहीं लिखा हुआ, तो वो यहां पे अब एरर दे देगा मिसिंग सेमीकोलन ऑन लाइन
अभी जोन सी भी लाइन होगी मेरे पास, तो उस लाइन के ऊपर ऑन लाइन 5th मतलब 1 2 3 ऑन लाइन 3rd, वो मुझे क्या दे देगा, ऑन लाइन 3rd मेरे पास क्या है, मिसिंग सेमीकोलन ऑन लाइन 3rd। वो पूरा कोड एक दफा हम लिख लेते हैं, फिर कोड को चला के देखते हैं, तो वो बार बार हमें बार बार इंटरप्रेटर के अंदर की तरह मुझे बार बार उसके अंदर नहीं हो रही होती। तो ये कंपाइलर जो है वो एक साथ बल्क ऑफ कोड को कंपाइल करता है। इंटरप्रेटर क्या करता है, एक एक लाइन को वो दोबारा ऑब्जेक्ट कोड में जब कन्वर्ट कर रहा होता है तो उसको बहुत ज्यादा टाइम रिक्वायर होता है, जबकि कंपाइलर क्या करता है, एक साथ काफी सारे कोड को करता है, इस वजह से उसके लिए टाइम कम लगता है। इसके बाद हमारे पास असेंबलर होता है। असेंबलर क्या होता है, अभी मैंने बात जिस तरह कर रहा हूँ हाई लेवल से लो लेवल लैंग्वेज की कर रहा हूँ, इसी तरह हमारे पास असेंबलर होता है। असेंबलर किस काम आता है, असेंबली लैंग्वेज को, मैंने आपको बताया असेंबली लैंग्वेज भी होती है, असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। ऑब्जेक्ट कोड कह लो या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कह लो, प्रोग्राम, ठीक है। असेंबलर क्या, असेंबली लैंग्वेज को कौन कन्वर्ट करेगा, असेंबलर। असेंबलर क्या करेगा, असेंबली का जो कोड है उसको कन्वर्ट कर देगा ऑब्जेक्ट कोड के अंदर, वो हमारे पास क्या होता है, असेंबलर होता है। अच्छा, अब हम इसके डिफरेंसेस देख लेते हैं, इसके भी हम डिफरेंसेस देख लेते हैं। डिफरेंसेस क्या होंगे, डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर में फर्क क्या होता है, कंपाइलर कन्वर्ट्स प्रोग्राम इनटू मशीन कोड एज अ होल, कंपाइल क्या करता है, वो मशीन लैंग्वेज के अंदर पूरा कोड को कन्वर्ट करता है। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है, कंपाइलर क्रिएट ऑब्जेक्ट कोड, इंटरप्रेटर डज नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट फाइल्स, ये ऑब्जेक्ट फाइल्स नहीं बनाता, मतलब क्योंकि ये लाइन बाय लाइन चलता है ना, तो ये फाइल पूरी नहीं बनाता, जबकि आपके पास कंपाइलर पूरे कोड को करता है और एक पूरी फाइल जनरेट करता है। कंपाइलर एग्जीक्यूशन फास्ट, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फास्ट, इसमें स्लो होती है। कंपाइलर डिस्प्ले सिंटैक्स एरर आफ्टर कंपाइलिंग द होल, वो पूरा चलाने के बाद उसको दिखाता है, जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन उसको सिंटैक्स को बताता जाता है जैसे जैसे गलती आती जाती है। इसके बाद हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अच्छा, अब हम स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, हमारे पास आगे प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। अब हमारे पास टॉपिक कौन सा है कि हमारे पास कौन कौन सी प्रोग्रामिंग की टेक्निक्स है। प्रोग्रामिंग टेक्निक्स, स्पेलिंग मेरे बहुत गलत हैं, तो स्पेलिंग अगर कहीं पे गलत होते हैं तो आप लोग उसको देख लीजिएगा कि मेरी से गलती होती है। अच्छा, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग की बात कर रहे थे हम, तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग हमारे पास क्या होती है, ऐसी प्रोग्रामिंग जिसका पहले से कोई ना कोई स्ट्रक्चर तैयार होता है। जिस तरह हमने प्रोसीजरल लैंग्वेज में देखा था, उसका कोई ना कोई स्ट्रक्चर होता है, तो इसी तरह हमारे पास स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग होती है जिसका पहले से कोई ना कोई स्ट्रक्चर हमारे पास बना होता है। अच्छा, structural programming is a programming technique in which program is divided into small units called modules or sub program। हमारे पास स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग किस तरह से चलती है, उसके सब मॉड्यूल्स बने हुए और छोटे छोटे प्रोग्राम्स की फॉर्म में हम करते हैं। ईच मॉड्यूल कंसिस्ट ऑफ अ डिफरेंट इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क। जैसे मैंने आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले, अगर मैं एक सम का फंक्शन बनाता हूँ, तो सम के फंक्शन का काम क्या होता है, a प्लस बी। मेरे पास माइनस का फंक्शन अगर मैं बनाता हूँ, तो माइनस के फंक्शन का काम क्या है, a माइनस बी। इसी तरह मैं मल्टीप्लाई का अलग बना सकता हूँ, डिवाइड का अलग, छोटे छोटे काफी सारे मैं प्रोग्राम बना सकता हूँ। तो जब मुझे कॉल करना होगा तो मैं उस फंक्शन को कॉल कर दिया करूंगा जिस फंक्शन की मुझे जरूरत होगी। ठीक हो गया। अब स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग हमारे पास तीन तरह से होती है। पहला हमारे पास है सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर्स, दूसरा हमारे पास क्या है, कंडीशनल स्ट्रक्चर्स, और तीसरा हमारे पास क्या है, आइटरेटिव। तीनों मैं आप लोगों को एक एक करके समझाता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर के ऊपर। सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है, मेरे पास एक लाइन चलेगी, मतलब मेरे पास मैंने इनपुट दे दिया आई, मतलब ए दे दिया, फिर मैंने क्या दे दिया, बी इनपुट दे दिया, फिर मैंने दिया सी, उसके बाद मैंने क्या किया, उसको मैंने सी इक्वल्स टू ए प्लस बी दे दिया, उसके बाद मैंने उसको प्रिंट कर दिया। अच्छा, ये लाइन बाय लाइन एक सीक्वेंस से अगर एक काम हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हमारे पास, सीक्वेंशियल। मतलब एक पूरी लाइन बाय लाइन फॉलो हो रही है, ऊपर से नीचे हमारे पास पूरा एक वाटरफॉल की तरह एक चीज चल रही है, मतलब ये चलेगा फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये।
अगर तो हमारे पास सीक्वेंस के लिहाज से चलेगा तो उसे हम बोलते हैं सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग। सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग में कौन सी होती है, सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर कौन सा होता है, जिसके अंदर हमारे पास ऊपर से नीचे मूव होता रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कंडीशनल की। कंडीशनल में क्या होता है, मेरे पास कंडीशन लग जाती है, मैं कहता हूं मेरे पास लेट्स सपोज मैं कहता हूं इफ a इक्वल्स टू 2o, तो मेरे पास क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए a प्लस बी। ठीक है, मैंने इस तरह लिख रहा, कोडिंग के भी मैंने करा। एल्स मेरे पास क्या होना चाहिए, माइनस, मतलब a माइनस बी होना चाहिए। ठीक है, कंडीशन लग गई है। अगर तो मेरे पास a 2 होगा तो ये चलेगा, a अगर 2 नहीं होगा तो ये वाली कंडीशन चलेगी। इसको अगर मैं इस तरह से आप लोगों को समझाऊं, कंडीशन मैंने लगा दी है, इफ a इक्वल टू 2 होगा, अगर तो यस हुआ, अगर तो मेरे पास हुआ तो वो क्या करेगा, वो मेरे पास क्या कर देगा, सम कर देगा। इसी तरह अगर मेरे पास 9 हुआ तो वो मेरे पास माइनस कर देगा। मतलब इसके अंदर कंडीशन होती है, इफ की कंडीशन होती है, वो मुझे चाहे तो इधर ले जाए, चाहे तो मुझे इधर ले जाए। कंडीशनल होता है कि मैं ये काम करने के लिए मेरे पास होता है, डिसीजन होता है, या तो यस में कंडीशन चली जाती है या तो नो में कंडीशन चली जाती है। हमेशा ये होगा, या तो कंडीशन ट्रू होती है या तो कंडीशन फॉल्स होती है, या तो यस होता है या तो नो होता है, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। तो कंडीशन हमें हमेशा हमारे पास एक रहेगी, हो सकता है या नहीं हो सकता। उसके लिए अगर हम काम करेंगे तो हमेशा हमारे पास क्या होगा, कंडीशनल स्ट्रक्चर्स। उसके लिए हम कौन से यूज करेंगे, कंडीशनल स्ट्रक्चर्स। इसके बाद हमारे पास क्या आइटरेटिव है, आइटरेटिव का भी हम देख चुके हैं पहले ही। आइटरेटिव क्या होता है, एक काम को बार बार करना। आइटरेटिव को हम लूप भी बोलते हैं, आइटरेशन को क्या बोलते हैं, लूप भी बोलते हैं। लूप का मतलब क्या होता है, एक काम को बार बार करना। जिस तरह मैंने आपको बताया था, आई इक्वल्स टू मेरे पास क्या है, 0 है, और वो मेरे पास जा रहा है, आई मैंने क्या करना है, इक्वल्स टू 100 करना है। तो जब तक वो आई इक्वल्स टू 100 नहीं होता तब तक वो एंड नहीं हो सकता। तो ये आइटरेशन चलती रहेगी। इसके अंदर कि मेरे पास क्या है, आइटरेशन चलती रहेगी। वो पहले चेक करेगा आई इक्वल्स टू 0, तो वो 0 को प्रिंट कर देगा, फिर वो करेगा 1 इसमें ऐड कर देगा। इसमें लेट्स सपोज मैं +2 कर देता हूँ ऐड, इसमें मैंने क्या कर दिया, आइटरेशन में +2 ऐड कर दिया। तो वो इसमें 0 + 2 करेगा तो 2 आ जाएगा। वो चेक करेगा आई इक्वल्स टू 100 है कि नहीं है, नहीं है तो वो दोबारा चलाएगा, फिर ये हमारे पास 2 इधर आ गया था आई, तो वो उसको ऐड करेगा तो 4 हो जाएगा, फिर 6, फिर 8, फिर 10। इस तरह हमारे पास ये आइटरेशन चलती रहेगी। मतलब एक काम तब तक चलता रहेगा जब तक हमारे पास कंडीशन फुलफिल नहीं होती। ये हमारे पास 100 तक जाएगा, लेकिन तब तक चलता रहेगा जब तक हमारे पास कंडीशन फुलफिल नहीं होती। इसको बोलते हैं आइटरेशन। आइटरेशन का मतलब होता है लूप, एक काम तब तक चलता रहे जब तक वो फुलफिल नहीं होता। अच्छा क्लास, मेरे ख्याल से आप लोगों को चीजें समझ लग रही होगी। आप लोग अगर एक साथ ही सारा कुछ समझने की कोशिश करोगे तो आप लोगों के लिए मुश्किल है। आप लोग कोशिश करोगे, थोड़ा थोड़ा गैप ले लो, थोड़ी देर गैप लो, उसके बाद दोबारा पढ़ो, थोड़ी देर गैप लो, उसके बाद दोबारा पढ़ो। तो या हम पूरी किताब इसको खत्म करने, अभी हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। तो इसके बाद आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मैंने पहले आपको बता दिया है, क्लासेस होती हैं, हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हमारे पास रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग पे प्रॉब्लम से काम कर रहा है, तो ये सारा कुछ होता है। इसके अलावा आपके पास विजुअल प्रोग्रामिंग होती है। विजुअल प्रोग्रामिंग वो सी, अच्छा मैं आप लोगों को सिर्फ अब ज्यादा डिटेल में नहीं बताता। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऊप होती है, ठीक है। ऊप के अंदर क्या होता है, हमारे पास इवेंट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, क्लासेस होते हैं, इंटरफेसेस होते हैं। इनका मकसद क्या है कि प्रोग्रामिंग आपने करनी है। लेट्स सपोज आप एक क्लास बना देते हो कैट की, एक कैट है। अब कैट के ऑब्जेक्ट्स क्या क्या होंगे, कैट के ऑब्जेक्ट क्या क्या होंगे, कैट के लेग्स होते हैं, कैट के आई का कलर होता है, आई कलर होता है। उसके अलावा उसकी क्या होंगी, उसकी कौन सी नस्ल है, उसको क्या बोलेंगे, मतलब वो कौन सी जेंडर है उसका, मेल है फीमेल है, ये इस तरह। ये अब आपके पास सारे क्या है, ये आपके पास ऑब्जेक्ट्स है, और ये आपके पास क्लास है। कोई भी चीज आप रियल लाइफ में ले लो, उसके कोई ना कोई कंपोनेंट्स होते हैं, वो किसी ना किसी चीज से मिलकर बनी होती है। जिस तरह मैं आपको कहता हूँ कुर्सी, अब कुर्सी की टांगे होती है, कुर्सी का रंग होता है, कुर्सी की शेप होती है, कुर्सी सीटेड होती है, पीछे उसकी सीट होती है, पीछे उसकी सीट नहीं होती कुछ दफा, जिसके साथ हम कमर लगाते हैं। तो हर चीज की एक चीज बनी होगी
उसकी क्लास होगी और उसके ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं। ये रियल वर्ल्ड के ऊपर सिनेरियो बेस करता है, ठीक है। ऊप हमारे पास क्या होती है? ऊप हमारे पास रियल वर्ल्ड के अंदर प्रॉब्लम्स को हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में सॉल्व करते हैं। इसके बाद आपके पास विजुअल प्रोग्रामिंग है। विजुअल प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होता है? चीजों को आप देख के उनको बना रहे होते हैं, मतलब देख के काम हो रहा होता है, मतलब आप जो काम कर रहे हो वो आपको नजर भी आ रहा है। उसके बाद आपके पास क्या है? एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ये आप लोग बुक से देख लेना कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं विजुअल प्रोग्रामिंग के, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। इसके बाद आपके पास बात, बल्कि मैं बता देता हूँ एडवांटेजेस फीचर्स ऑफ विजुअल प्रोग्रामिंग। सम एडवांटेजेस ऑफ विजुअल प्रोग्रामिंग। विजुअल प्रोग्रामिंग इज इजी टू लर्न, क्योंकि वो सारा काम नजर आ रहा होता है आपको कि आपने इसमें फील्ड रखनी है तो वो बनी बनाई चीजें पड़ी होती हैं। ये हम जब सेकंड चैप्टर करेंगे मैं आपको ये विजुअल प्रोग्रामिंग करके दिखाऊंगा। अभी सेकंड चैप्टर के अंदर ये सारा काम मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी दिखाऊंगा और ये विजुअल प्रोग्रामिंग भी दिखाऊंगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि सेकंड चैप्टर में ये सारा हमने करना है। तो इसके फायदे क्या हैं? ईजी होता है, आपके पास कंपोनेंट्स मूव रीसाइज, इसको डिलीट इजीली कर सकते हैं आप, उसको बड़ा छोटा अपनी मर्जी से चेंजिंग कर सकते हैं। ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है। प्रोग्राम एनवायरनमेंट कंटेन सम बिल्ट इन कोड्स, उसके अंदर पहले से चीजें बनी हुई पड़ी है। अब डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? विजुअल प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट आर हैवी एंड रिक्वायर्ड मोर मेमोरी, क्योंकि सारी चीजें बनी बनाई पहले से उसने रख देनी। अब देखो एक चीज मैं बनाता जाता हूँ, एक बनाऊंगा रखूंगा, दो बनाऊंगा रखूंगा, मेमोरी उस तरह यूटिलाइज हो। मैं 10 चीजें बनी हुई पहले से उसमें रख दूंगा तो वो मेमोरी ज्यादा यूटिलाइज करेगा ना, ये मसला है। विजुअल प्रोग्रामिंग रिक्वायर अ कंप्यूटर विद हायर कैपेसिटी हार्ड डिस्क, उसके लिए मुझे अच्छा कंप्यूटर चाहिए होता है। विजुअल प्रोग्रामिंग नीड्स अ कंप्यूटर विद फास्टर प्रोसेसर एग्जीक्यूशन, मतलब हमें इसके लिए अच्छे कंप्यूटर की जरूरत होती है। अगर तो विजुअल प्रोग्रामिंग करनी है तो एक अच्छे कंप्यूटर की जरूरत होती है। हम अगर पेंटियम 4 के ऊपर ये काम करेंगे तो हमारी मसला ही होगा। इसके अलावा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है कि यूजर को किस तरह नजर आ रहा है। हमने यूजर असल में बना तो यूजर के लिए रहे ना, इस्तेमाल जिसने करना है उसके लिए हर काम करें, तो अगर उसके लिए अगर अच्छा ना हुआ तो उसके लिए तो फायदा ही नहीं है। अच्छा चैप्टर ये अब आप लोगों को खत्म हो गया। इसके आगे एप्लीकेशन जनरेटर्स है, मैक्रोज है, रैड है और विजुअल बेसिक, डेल्फी और पावर बिल्डर, ये हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर बात करेंगे। तो स्टूडेंट हमारा फर्स्ट चैप्टर तकरीबन खत्म हो गया आज का चैप्टर। तो इस चैप्टर के बाद अब आप लोग थोड़ा सा रेस्ट करो। अगर रेस्ट आप नहीं करना चाहते तो आप लोगों के पास अब एक टेस्ट है, वो आप लोगों ने अब करना है, ठीक है। आप लोग चाहते हो अगर खुद अपने तौर पे करो तो वो कर सकते हो, मैं नीचे एक दे दूंगा, उसका लिंक दे दूंगा फर्स्ट चैप्टर का, तो वो आप लोग कर सकते हो। नहीं तो आप अगर ये चाहते हो कि इधर से देखना चाहते हो, जो मैं अगर आप लोगों को करवा दूं तो मैं आप लोगों को करवा देता हूँ, उसमें मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, अब आप लोगों को ये नजर आ रही होगी स्क्रीन हमारे पास, तो ये आपके पास देख सकते हो, आपके पास सारे चैप्टर्स के बने पड़े हैं। तो हम सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज खोलते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों ने लिंक ओपन करके अगर अपने तौर पर टेस्ट देना चाहते हो तो इस लिंक को अपने तौर पे खुद भी कर सकते हो, नीचे लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करो, फर्स्ट चैप्टर का पहले खुद टेस्ट दो और जो उसका रिजल्ट होगा आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। अगर आप लोग अभी नहीं कर सकते तो मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ, तो आप लोग यहाँ पे देख लो, ये अपना नेम ईमेल वगैरह सब कुछ दे देना। अब अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्टेप इन्वॉल्व इन एल्गोरिदम इज कॉल्ड, हमारे पास वो कौन सा है जिसके अंदर हमारे पास स्टेप इन्वॉल्व होते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। एल्गोरिदम हमने देखा था, एल्गोरिदम हमारे पास क्या होता है जिसके अंदर हम इंग्लिश लिखते हैं। डाटा फ्लो डायग्राम कौन सी होती है कि जिसके अंदर डाटा का पता चलता है कि डाटा कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है। इसके बाद हमने एक फ्लो चार्ट देखा था, फ्लो चार्ट के अंदर हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी, उसके अंदर हमारे पास से डायमंड बॉक्स बना हुआ था, रेक्टेंगल बॉक्स बना हुआ था, तो उसके लिहाज से तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? फ्लो चार्ट, ठीक है स्टूडेंट। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग इज,
सबसे मुश्किल काम कौन सा होता है? डिज़ाइन एल्गोरिदम, टेस्टिंग एल्गोरिदम, डॉक्यूमेंटेशन और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो आप लोगों को क्या लगता है इनमें से कौन सा होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? कौन सा लग रहा है? मैंने आप लोगों को बताया था सबसे पहले आप लोगों ने क्या होता है, एक एल्गोरिदम डिजाइन करना होता है। एल्गोरिदम डिजाइन करने से क्या मुराद है कि मसला जो आ गया है उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे मुश्किल काम हमेशा क्या होता है? एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करना। एक प्रॉब्लम को अगर सॉल्यूशन फाइंड करना है, सबसे मुश्किल काम वो होता है। तो आपके पास क्या होगा? प्रॉब्लम डिजाइन एल्गोरिदम। डिजाइन एल्गोरिदम आपके पास क्या होता है? सबसे मुश्किल काम होता है। अगर आपने एक एल्गोरिदम को डिजाइन कर लिया और उसकी कोडिंग हो गई है, तो टेस्टिंग तो सिर्फ ये काम है ना कि देखना कि आपने जो कोड किया उसमें कहीं पे गलती तो नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन सिर्फ वही है कि आपने जो काम कर लिया है उसको रिटर्न फॉर्म में ले आना। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन तो वैसे ही रन होता है, तो इसके अंदर तो कोई वैसे बेसिक काम ही नहीं था। अच्छा, तीसरा एमसीक्यू क्या है? द आउटपुट ऑफ द कंपाइलर इज कॉल्ड। कंपाइलर से हमारे पास जो आउटपुट निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक प्रोग्राम बोलते हैं, सोर्स कोड बोलते हैं, लिंक कोड बोलते हैं या ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं। कंपाइलर क्या करता है? आप लोगों को याद आ गया होगा कि हमने क्या किया था? कंपाइलर हमारे सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर क्या करता है? सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। तो ये आप लोगों का आंसर क्या है? सही है। तो इसके बाद चौथा एमसीक्यूज देखें। प्रोग्राम अप ग्रेजुएशन इज रेफर टू, सॉरी, प्रोग्राम अपग्रेडेशन। अपग्रेडेशन मतलब उसको अपग्रेड करना। वो क्या होता है? इज रेफर टू प्रोग्राम इनहेंसमेंट, प्रोग्राम को आप ज्यादा बढ़ा रहे हो, प्रोग्राम आइडेंटिफिकेशन, प्रोग्राम डेवलपमेंट, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इनमें से कौन सा होगा? आप लोग जरा आइडिया दो मुझे, जल्दी 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 सोचो कौन सा हो सकता है। पॉज करके सोच के फिर मुझे बता के फिर इधर मैं टिक करने लगा हूँ। मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगा तो वो फिर आपने करना है। तो कौन सा होगा? इनहेंसमेंट होता है। चीजों को बढ़ाने को क्या बोलते हैं? इनहेंसमेंट होता है। तो ये हमारे पास क्या है? प्रोग्राम इनहेंसमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द हाई लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज हमारे पास कौन सी होती है? पास्कल, बेसिक, सी प्लस प्लस या असेंबली। इनमें से कौन से है जो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है? कौन सी है? असेंबली लैंग्वेज। बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। अच्छा, जावा इज द प्रोडक्ट ऑफ। जावा किसका प्रोडक्ट है? जावा को किसने बनाया था? माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था, आईबीएम ने बनाया था, सन सिस्टम ने बनाया था या हॉलेट ने? ये आप लोगों ने बुक जो ली हुई है, तो बुक से भी आप देख सकते हो। और अगर आप लोगों के पास बुक नहीं है तो आप लोग मुझे बता देना, मैं इसके फिर कुछ इसका भी अंदाजा लगाता हूँ ताकि आप लोगों को बुक भी मिल जाए। तो अच्छा स्टूडेंट, ये आप लोगों को कौन सा, जल्दी जल्दी बताओ। ये आपकी सन सिस्टम ने बनाया, ठीक है। उसके बाद गया द लोएस्ट लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सबसे नीचे वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास कौन सी है? जावा, पास्कल, असेंबली या सी प्लस प्लस। इनमें से कौन सी है? जावा भी हाई है, पास्कल भी हाई है, सी प्लस प्लस भी हाई है, तो कौन सी बची? असेंबली लैंग्वेज हमारे पास इन सब में से लो है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेटिव लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज हमारे पास कौन सी है? असेंबली लैंग्वेज है, हाई लेवल है या मशीन लैंग्वेज? मतलब कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज कौन सी है? मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है। द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग इज। स्टेप बाय स्टेप हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मशीन लैंग्वेज, फ्लो चार्ट, डेटा फ्लो डायग्राम, प्रोग्राम या एल्गोरिदम। कौन सा होता है? एल्गोरिदम होता है, स्टेप बाय स्टेप। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास फ्लो चार्ट होता है। अच्छा, असेंबली लैंग्वेज इज द, असेंबली लैंग्वेज इज यूजेस। असेंबली लैंग्वेज में क्या होते हैं हमारे पास यूज? इंग्लिश लैंग्वेज हम यूज करते हैं, बाइनरी लैंग्वेज यूज करते हैं या निमोनिक्स कोड यूज करते हैं? निमोनिक्स कोड यूज करते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था। अच्छा क्लास, अब आप लोगों को आइडिया होगा कि फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों की कितनी तैयारी है। तो आप लोग इसे खुद भी टेस्ट दे के देख लेते। आप लोगों के जितने मार्क्स आए हैं वो आप लोगों को पता लग जाएगा कि कितना आप लोगों को तैयारी है। ठीक है क्लास, हम इसी तरह एक एक चैप्टर करके तैयार करते जाएंगे। और आप लोग खुद भी इसको टेस्ट दो और वैसे भी आप टेस्ट देते रहो। ओके क्लास, आज के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी है। फिर अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर हम तैयार करेंगे कल। इसी तरह डेली तकरीबन 7 दिनों में हम ये 7 चैप्टर्स खत्म करेंगे। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़। अच्छा स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ लगी होंगी और टेस्ट भी आप लोगों का मेरे ख्याल से अच्छा हुआ होगा। तो ऐसा है कि अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं लगी तो आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं। वीडियो के अंदर आप मुझे बता दें कि क्या क्या आप लोगों को चीज़ समझ नहीं लगी, ताकि मैं उस चीज़ को अगले लेक्चर के अंदर दोबारा आप लोगों को समझा सकूँ।
तो स्टूडेंट आप लोग ऐसा करें कि वो मुझे बता दें, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में लिख दें ताकि मैं उसको सॉल्व करके आपको दोबारा बता सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।